students. Today we will discuss 104, that is management in institution, right? So management में जब हम पढ़ते हैं ये यूनिट या ये सिलेबस, तो सबसे पहले हमें समझ में आता है कि हमें एक इंस्टीट्यूशन में रखा जाएगा। वहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, हाउ वी मैनेज द थिंग्स, राइट। हम क्लासरूम में तो जाएंगे, अपना लेक्चर दे के आ जाएंगे, यहाँ तक हमारी ड्यूटी नहीं है। तो मैनेजमेंट इसीलिए हमें पढ़ाया जाता है सो दैट कि जब हम करें, टीचिंग करें, तो हमें मैनेजमेंट की भी कुछ जानकारियाँ हो। तो उसी के संदर्भ में यहाँ पे मैं बात करूँगी, हमारा यूनिट नंबर 3 की बात करेंगे हम लोग। तो मैनेजमेंट का जो कोर्स नंबर है 104 है ना। हमने कभी भी इस सब्जेक्ट को पढ़ा नहीं होता और ये न्यू होता है हमारे लिए, और हमें इसको अच्छे से समझना होता है क्योंकि ये बेसिक टर्म्स होती हैं और इतने एग्ज़ाम में 12 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली, और हमें पूरा लिखना होता है। तो अगर आपको डीप कंसेप्ट पता होगा तो आप इजीली उसको लिख पाएंगे। तो कंसेप्ट आज हम ना कोई इंग्लिश में नहीं पढ़ेंगे, इसको जस्ट रीडिंग के लिए हम हिंदी में लेके आए हैं। तो हिंदी में हम डायरेक्ट इसको पढ़ते चले जाएंगे, जिससे कि हमें एक थॉरोली स्टडी हमारी हो जाएगी, एक हमें मीनिंग डेवलप हो जाएगा, सो दैट कि फिर जब हम इंग्लिश में भी इसको करेंगे तो वी कैन ईजी टू राइट, हम इजीली इसको लिख पाएंगे, राइट। सो नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन। यहाँ पे यूनिट नंबर 3 दिया गया है। यूनिट नंबर 3 में हमने ऑलरेडी शॉर्ट्स में एक वीडियो है जिसमें हमने इसके टॉपिक के बारे में डिस्कस किया है। तो नाउ वी विल मूविंग वन बाय वन ऑल द टॉपिक्स। सो सबसे पहले टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं? संसाधन, ज़रूरतें, चीज़ें जो कि एक इंस्टीट्यूशन में हमें मिलती है, जैसे कि स्कूल के क्लासरूम में जो भी चीज़ें होती हैं, टेबल, चौक, डस्टर, एवरीथिंग इज़ अ रिसोर्स, राइट। एक ह्यूमन है, एक टीचर जब क्लास में पढ़ाने आ रहा है, वो भी एक क्या है? रिसोर्स, राइट। अगर मटेरियल से जो चीज़ मतलब मटेरियल से पढ़ा रहा है, जैसे मैं अभी इस पीपीटी से पढ़ा रही हूँ, तो इसका मतलब ये भी एक क्या है? रिसोर्स। तो जो भी इंस्टीट्यूशन में चीज़ें यूज़ हो रही हैं, दैट इज़ अ रिसोर्स। वो क्या है? संसाधन। तो अभी हम इसका इंट्रोडक्शन लेके चलते हैं। व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन, मीनिंग क्या है इसका? मुख्य संसाधन 3 हैं, धरती, मजदूर और पूंजी। ये काफ़ी हिंदी में आ गया, फिर भी हम कुछ चीज़ें इसमें समझ में आ सकती हैं। अगर हमें नहीं आएगा तो हम इसको क्विट कर देंगे। कुछ अन्य संसाधन जैसे बिजली, उद्यम, सूचना, प्रबंधन और समय है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिसोर्सेज हो सकती हैं, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज हम बात करते हैं, जो कि एक ही बार मिलते हैं हमें नेचर से। अगर तभी कहते हैं हम लोग कि उसका सही इस्तेमाल करो, ताकि आने वाली पीढ़ी है उसका इस्तेमाल अच्छे से कर पाए, सस्टेनेबल यूज़ हो पाए। तो वैसे ही और भी संसाधन होते हैं, जैसे कि बिजली हो गई, उद्यम हो गया, सूचना, जैसे कि हम किसी चीज़ को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो भी एक रिसोर्स है, ठीक है ना। प्रबंधन हो गया, एक इंस्टीट्यूशन हो गया, ठीक है। तो शैक्षिक प्रबंधन 2 मुख्य संसाधन में शामिल होते हैं, मतलब जो शिक्षा यहाँ पे दी जाती है, जहाँ मतलब जो एजुकेशन दी जाती है जहाँ पे, वहाँ पे वो 2 प्रकार के होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ह्यूमन होता है और एक मटीरियल होता है। एक इंसान, वो भी एक क्या है? संसाधन है। वो क्लास में आके पढ़ रहा है जो बच्चा, वो भी एक संसाधन है। और एक टीचर जो क्लास में जाके डिलीवर कर रहा है या एक्टिविटी करवा के कुछ चीज़ें बच्चों को सिखा रहा है, वो भी क्या है? एक रिसोर्स। तो ये दोनों बच्चे या टीचर या मैनेजमेंट, जो भी कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं किसी भी वर्क करने को, तो दैट इट मीन्स दैट इज़ अ रिसोर्स, वो रिसोर्सेज होते हैं। दूसरा हो गया मटेरियल, कि हम मटेरियल को यूज़ करके वो चीज़ें सीख रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्लास में, है ना। सबसे पहले हम मानव संसाधन की बात करते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो मानवीय संसाधन की अभिप्राय यही है कि व्यक्तिगत या निजी कार्यकर्ताओं से है,
मतलब कि ह्यूमन रिसोर्सेज वही रिसोर्सेज होते हैं जो कि जो एक इंसान से रिलेटेड हैं, जो इंसान है। अब बार बार यही रिपीटिव होगा कि इंसान से रिलेटेड, इंसान से रिलेटेड। तो सीधी सीधी बात यहाँ पे है कि इट इज़ रिलेटेड टू द ह्यूमन, जो किसी संसाधन में सॉरी, जो मेरे को हिंदी तो नहीं मेरी क्लियर नहीं है, बट फिर भी हम पढ़ेंगे। किसी संस्थान में उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। कि जैसे मान लो कि व्यक्ति है, ठीक है, स्कूल में लगा हुआ, तो वो किसी को सर्व कर रहा है, मतलब हालांकि उसकी जो वो जॉब कर रहा है वो किसी को सर्व कर रहा है, एज अ इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा है और अपनी जॉब करके 9 to 2 वो जॉब करने आया है, वो किसी को सर्व कर रहा है, जॉब कर रहा है, ठीक है। ताकि जो उस इंस्टीट्यूशन का जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी ऑब्जेक्टिव लेके उसने उस बिल्डिंग को बनाया था, या उसमें जो वर्कर को बनाया था, वो उसका कोई उद्देश्य होगा, उस बिल्डिंग का या उस इंस्टीट्यूशन का या उस स्कूल का कोई ऑब्जेक्टिव होगा कि हमारे स्कूल से ऐसे बच्चे निकलेंगे। तो ऑब्जेक्टिव होता है ना, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ह्यूमंस वहाँ पे लगे हुए होते हैं। ह्यूमंस वही जो टीचर्स हो गए, जो बच्चे हो गए, बच्चे और टीचर मिलकर क्या बनते हैं, किसी भी संस्थान के उद्देश्यों को पूरा करते हैं। जो उनके गोल्स होते हैं उस इंस्टीट्यूशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हैं। कर्मचारियों का उचित मूल्यांकन, उनकी पूरी मुआवजा देना, कारीगरों से उचित व्यवहार और कर्मचारियों से के स्वास्थ्य की देखभाल करना मानवीय संसाधन प्रबंधन में शामिल होता है। समझ गए? तो इसमें काफ़ी चीज़ें आ गई। हम देखो, कर्मचारियों की उचित मूल्यांकन, कि जो भी कर्मचारी हैं वो अगर अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या वो सिलेबस टाइमली कंप्लीट करवा रहे हैं, क्या हम वो बच्चों को एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, क्या उनका जो वेतन है उनको मिल रहा है। अगर उनको वेतन ही अच्छे से नहीं मिलेगा या उनको सैलरी ही नहीं मिलेगी तो वो कैसे मोटिवेट होंगे वो काम करने के लिए। क्योंकि जो टीचर पढ़ाने आते हैं उनका मुआवजा पूरा हो रहा होता है, या उनकी जो नीड्स हैं वो पूरी हो रही होती हैं उस इंस्टीट्यूशन से, इसलिए वो उसका काम करेंगे। अगर मुआवजा ही नहीं देंगे टाइमली और अच्छे से नहीं देंगे तो वो अनमोटिवेटेड होंगे, वो क्या ही बच्चों को पढ़ाएंगे। कारीगरों से उचित व्यवहार, अब देखो सिर्फ पैसे दे के काम नहीं चलेगा, व्यवहार भी उनका अच्छा ही होना चाहिए। कभी वो स्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं, कभी नॉर्मल भी बिहेव कर सकते हैं। कर्मचारियों से के स्वास्थ्य के देखभाल करना, कि अगर वो बीमार है तो उनसे पूछना कि भाई क्या हो गया, भाई क्या प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें जो हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे क्या पढ़ना है हम लोगों ने। ये चीज़ें जैसे कि मूल्यांकन, उनको पूरा मुआवजा देना, ठीक है, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना, सॉरी ये हमने पूरा पढ़ना, मूल्यांकन करना, हाँ ठीक है। तो ये है। दूसरे शब्दों में कहें तो मानवीय संसाधन एक ऐसा छाता है जिसके नीचे कोई भी संगठन अपने कर्मचारियों, ठेकेदारों, एजेंसी स्टाफ की मदद से काम को पूरा करवा सकता है। अब जो मैनेजमेंट देख रहा होगा वो एक लीडर ही होगा, क्योंकि उसको सबसे काम भी लेना है और अपने इंस्टीट्यूशन का नाम भी रोशन करवाना है। तो वो क्या करेगा, सब जो भी उसके नीचे होंगे ना उनको हेल्प भी करेगा और स्ट्रिक्ट भी होगा। दोनों लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर होगी। तो संगठन में कर्मचारियों से काम करवाना, ठीक है, काम भी उनको टाइमली होना चाहिए, क्योंकि एक बार गड़बड़ हो जाए दैया तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 59 पे जाएंगे हम लोग। अब पढ़ेंगे मटेरियल रिसोर्स। मटेरियल क्या होता है कि संसाधनों से हैं जो मनुष्य के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, मतलब कि वही मैनमेड जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं वाइल टीचिंग। जब क्लास में टीचर पढ़ाने जा रहा है तो उसको कुछ मटेरियल चाहिए होता है, बुक्स या स्टडी मटेरियल, देन डस्टर, चाक, बोर्ड एंड मॉडल्स, ऑडियो विजुअल एड्स, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। आजकल तो ऑनलाइन आ गया, तो ऑनलाइन में भी उसको बहुत सारी चीज़ों का ज़रूरत होता है। तो ये सारी मटेरियल है जो कि एक टीचर को ज़रूरत होती है अपने गोल्स को पूरा करवाने के लिए। तो संसाधनों का भी अगर एफिशिएंटली हो जाए तो अच्छा है। इनको मनुष्य अपनी योग्यता के व तकनीक की सहायता से बनाता है। कि जो मनुष्य होता है वो ऑब्वियसली इन्वेंटर है, जब भी उसको किसी की ज़रूरत पड़ी है तो वो उसने इन्वेंट करा हुआ है। तो आवश्यकता ही
जननी है, ठीक है। तो आविष्कार की जननी है, ओके। सो मनुष्य अपनी योग्यता व तकनीक की सहायता से बनाता है। ऐसे संसाधनों में मनुष्य की दिनचर्या आसान बन जाती है। क्या होता है कि मशीन्स बनती हैं, या हमारे आजकल डिजिटल बोर्ड्स आ गए हैं, तो डिजिटल बोर्ड्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। आज की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ईजियर हो गई है, सो दैट कि पहले क्या होता था कि सिर्फ बुक ही लिमिटेड मटेरियल हो गया था। और आज क्या है कि आज लेटेस्ट कोई चीज़ हो रही है तो डायरेक्टली टीचर क्या करता है, फटाफट ऑनलाइन अपना कनेक्शन करता है और डिजिटल बोर्ड्स के माध्यम से वो हर चीज़ उसको बताता है करके। तो कहने का मतलब है कि तकनीक जो है वो इंसान की मदद के लिए आई है ना। ऐसे संसाधनों में मनुष्य की दिनचर्या आसान बन जाती है। जहाँ पे वो रट्टाफिकेशन होती थी, आज बच्चे समझ के करते हैं, किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं उसको, है ना। पदार्थिक संसाधनों में भवन और जमीनी उपकरण, प्रयोगशालाएं, दुकानें और उनमें रखा गया सामान शामिल होता है। कि जैसे एक अभी स्कूल की ही बात कर रहे हैं, तो स्कूल में ही जैसे कोई चीज़ें हैं, जैसे कि टेबल, स्टडी टेबल्स हो गए, हमारे डिजिटल बोर्ड्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि ज़रूरत में आती हैं। जैसे कि स्कूल बिल्डिंग्स हो गई, कितने क्लासरूम हैं, लेबॉर्ट्रीज़ हैं या नहीं हैं, बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है चीज़ें। तो हर चीज़ जो है वो एक्सपेंसिव ना हो, एफिशिएंटली हो, इफेक्टिवली हो, वो चीज़ हमें देखनी होती है, क्योंकि गरीब तो हमारा कॉलेज भी है। एनीवेज वो नहीं है। संसाधनों में भवन और जमीनी उपकरण की प्रयोगशाला, दुकानें और उनमें रखा गया सामान ही ज़रूरत होती है। कैंपस के अंदर जो संस्थान के निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ज़मीन होती है। जैसे कि मान लो एक ज़मीन ली, ज़मीन पे एक बनाया, ठीक है, बिल्डिंग बनाई, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स बना दिए। ये स्टडी एरियाज़, यहाँ पे बच्चे क्लासेस लेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के, सेकेंड सेमेस्टर के, और ये वाला स्टाफ रूम है, ये वाला लेबॉर्ट्री रूम है, ये वाले इतने रूम हैं, ये सारे रूम्स को करते हैं। देन एक होता है प्रयोगशाला, जिसमें बच्चे सीखते हैं, है ना। और ये सब चीज़ें, जैसे लाइब्रेरी हो गई, तो ये सभी बिल्डिंग के अंदर हैं, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। कैंपस के अंदर संस्थान में निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ज़मीन होती है। इसके साथ ही संस्थान में शामिल शारीरिक और पदार्थिक संसाधनों की भी अपना महत्व होता है। क्लासरूम, लेबॉर्ट्री, दुकानें और अन्य उपकरण जिनसे रोशनी और गर्मी का प्रबंधन होता है। क्लासरूम, लेबॉर्ट्री, ठीक है, सब पदार्थिक ऐसी सुविधाओं से को ऐसे डिज़ाइन बनाया या कायम रखा जा सकता है, वह कानूनी मानकों को पूरा करे, वातावरण को स्वच्छ रखे। मतलब कि जो चीज़ें ज़रूरत की हैं वो चीज़ें होनी चाहिए। आप देखते होंगे कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वहाँ पे हर एक सेक्शन का एक एक वो होता है, डिपार्टमेंट होता है। हर डिपार्टमेंट में डिफरेंट डिफरेंट एमिनिटीज़ होती हैं रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, चाहे वो डिस्टेंस से कर रहा हो चाहे रेगुलर कर रहा हो, उसे 15 दिन के लिए वहाँ पे फील्ड वर्क करना ही पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि हर एक डिपार्टमेंट में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की जाती हैं टीचर्स के द्वारा, एंड उसमें वो बच्चे के लिए ही होती हैं। तो मैनेजमेंट करना इज़ नॉट द कप ऑफ टी, वो इजी नहीं होता है। शारीरिक एंड पदार्थिक संसाधनों का मूल्यांकन और योजना बनाते रहना चाहिए, ठीक है। ऐसी चीज़ों का उपयोग हो जो कि हमारे वातावरण को भी शुद्ध रखे और हम शारीरिक रूप से भी ठीक रहें। किसी संस्थान में कार्य को सफल करने के लिए यह चीज़ें आज के समय में समय की मांग के अनुसार है। पहले ऐसा होता था, एक ब्लैक बोर्ड हो गया, चौक हो गया, टीचर हो गया, डंडा हो गया, बस बच्चे को बोलने का मौका ही नहीं है। देयर इज़ नो एनी डिस्कशन इन द क्लास, ओनली टीचर स्पीक। टीचर बोलता है और बोलता ही जाता है। बच्चे डर डर के कोई आंसर या क्वेश्चंस भी नहीं पूछ सकते थे, ठीक है। जब हम 5th तक पढ़ते थे तो हमारे साथ ऐसा ही होता था। फिर कुछ टाइम बाद हम थोड़े ओपन अप हुए। जब हम बाहर जाते हैं ना, जब हम बाहर की हॉस्टल्स में पढ़ते हैं, देन वी कम टू नो दिस कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होती है।
अगर हम अपने ही रीजन में पढ़ते हैं तो वो एक टीचर सेंटर ही रहती है, आज भी टीचर सेंटर है, सरकारी स्कूलों में देखी गई है। बट प्राइवेट में इसीलिए जो बच्चे हैं वो ट्रांसफ़र हो गए हैं प्राइवेट में ज़्यादा। सरकारी में आजकल वही बच्चे पढ़ते पढ़ते हैं जिनके पास पैसे की कमी है, गरीब हैं, या ऐसा कुछ बच्चे हैं। आज सरकारी स्कूल में कोई भी पढ़ना नहीं चाहता है। नेक्स्ट, ठीक है, ये सेफ्टी मानदंडों को भी पूरा करते हैं। योग्य कर्मचारी की मदद से उचित प्रबंधन करते हुए इन पदार्थिक संसाधनों का संचालन और रख रखाव किया जाना चाहिए। अब देखो, जो मतलब ये आज की मांग है, ठीक है, ये चीज़ें जो चाहिए, ये चीज़ें चाहिए, है ना। आजकल देखो कोरोना हो गया तो कैसे डिजिटल दुनिया आ गई, पूरा ही सब कुछ डिजिटल हो गया। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो कभी पढ़ाए ही नहीं ऑनलाइन, और आज वो भी टीचर ऑनलाइन पढ़ाते हैं। काफ़ी एज हो गई है, ऐसा नहीं कह सकते कि अब आप कहाँ से आ गए, वो टीचर होंगे ना कहीं ना कहीं। तो समय की मांग ऐसी थी और उन्होंने अडॉप्ट कर लिया और सक्सेसफुल भी हो गए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि संस्थान में शैक्षिक योजना के अनुसार ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए और इन कार्यों से क्रियान्वित करने के लिए वित्तीय योजना भी बनानी चाहिए। इस योजना से समस्याओं को दूर करने के ढंग भी शामिल होने चाहिए। इसीलिए हमें ऐसा कह सकते हैं कि दोनों मानवीय और पदार्थिक संसाधनों शैक्षिक प्रबंधन के लिए जरूरी हैं। इन संसाधनों के बिना कोई भी संस्थान कार्य नहीं कर सकता। देखो, चीज़ों की ज़रूरत भी होती है, ह्यूमन की भी ज़रूरत होती है। बिना ह्यूमन चीज़ें हो जाएंगी, चलो सारी सेटअप है, पर ट्रेन टीचर ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है हाउ टू मैनेज दीज थिंग्स, तो कैसे वो मैनेज कर पाएगा ना। तो रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना भी उस व्यक्ति को ही है इंस्टीट्यूशन में जिसको आती हैं चीज़ें, या जो काउंसलर है या जिसको इसका नॉलेज है, ठीक है। ऑब्वियसली एक टीचर को तो होना ही चाहिए नॉलेज इसका, क्यों? क्योंकि वो एक एकेडमिक स्कूल में पढ़ाने जा रहा है, सिर्फ उसका लेसन प्लानिंग डिलीवरी करना तक उसका वर्क नहीं है। साथ ही साथ जैसे कोई फंक्शंस हो गया, हाउ टू मैनेज, अब बहुत सारे फंक्शंस होते हैं स्कूल में, तो उसको भी मैनेज करना टीचर को आना चाहिए। बच्चों के बीच बोलना आना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं मैनेज कर सकती हूँ। समय का प्रबंधन, देखिए ये चलो चीज़ें आ गई, सामान आ गया, इंसान आ गया, इंसान भी ट्रेंड है, बट उसको समय का पता ही नहीं चलता, टाइम को मैनेज करना नहीं आता। मेरा इतने से इतने टाइम इसमें जाएगा, तो मैं कैसे इसको मैनेज कर पाऊँगा। तो मैनेजमेंट ऑफ टाइम की बहुत ही सख्त ज़रूरत है, ये आज तक मुझे नहीं आया और क्या पता ये पढ़ के आ जाए। आज की प्रतियोगी युग है, आज का प्रतियोगी युग है, मतलब मॉडर्न ज़माना है, टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट काम करती है और इंसान को भी उसमें मैनेज करना आना चाहिए। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए, हमें पता होना चाहिए कि हाउ वी विल मैनेज दिस पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि समय बहुत फास्ट चल रहा है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि मान लो कि हम कोई चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, मान लो कि हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, हमें बुक में अच्छा नहीं मिला, पहले हमने बुक पढ़ी तो आधा घंटा उसमें लग गया, फिर हमने ऑनलाइन सर्च किया तो उसमें अलग दिखा, टुकड़ों में दिखा इन्फॉर्मेशन, फिर किसी और फ्रेंड ने कहा यार ये पढ़, ये वाला इसमें अच्छा है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से हमें क्या मिलेंगे, रिसोर्सेज मिलेंगे। और इससे क्या होगा, पहले हमने पढ़ चुके हैं, आधा घंटा हमने लगा दिया, आधा घंटा हम वो वाला सोचने में लगाएंगे जो हमें ऑनलाइन मिला, आधा घंटा वो वाला टीचर, आधा घंटा वो वाला टीचर, आधा 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 घंटा, मतलब कितने 4 घंटे एक ही कंसेप्ट में चले गए। तो कहते हैं कि स्टिक टू वन, जब एक चीज़ आपको समझ में आ गई, चलो आधा घंटा आपने स्क्रॉल कर लिया, सारी जगह देख लिया और सबको देख लिया कि किस में ज़्यादा इफेक्टिव है, एक को चूज़ कर लिया जब, फिर आपने कहीं नहीं भटकना। मैनेजमेंट इसे कहते हैं, मैनेजमेंट मतलब कि टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं सबको खंगोलूँ, हाँ थोड़ा टाइम देना चाहिए अपने आप को, कुछ टाइम देना चाहिए, पर पूरा दिन नहीं दे देना चाहिए कि किसी टॉपिक को ढूंढने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से जा रहे हो, फिर लास्ट में आप कह रहे हो कि यार मेरा तो एक भी नहीं हुआ,
एक भी जगह से नहीं हुआ, ना बुक से हुआ, ना इंटरनेट से हुआ, ना ये वाले टीचर से हुआ, ना वो उस लड़की का सही था, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम जब आप देने जा रहे हो तब आपका जो मटेरियल होना चाहिए ना, जो भी रिसोर्सेज हैं आपके, वो मिनिमलिस्टिक होने चाहिए। तभी कहते हैं वन लाइनर आपके नोट्स होने चाहिए। आप इस तरह से नोट्स बनाइए कि कल आपका एग्ज़ाम है और आपने देने जाना है और आपने लिखना है, तो आपको उतना ही नोट्स बनाना है। तो इसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ टाइम। आपका कितना समय पूरा दिन में, आप एक सिर्फ हाफ ऑफ एन आवर ले रहे हो इसको समझने के लिए, तो आपका कितना समय बच गया। तो मैनेजमेंट, देखो स्कूल में भी टाइमली हमारे वीकली टेस्ट्स होते हैं, वीकली समथिंग समथिंग कुछ कुछ हो रहा होता है, तो उनको पता होता है कि हाउ वी विल मैनेज दिस ऑल द स्टफ। करिकुलम में भी उनको पढ़ाना होता है, एक्टिविटीज़ करवानी होती है, असेसमेंट भी होते हैं, यूनिट टेस्ट भी होते हैं, एक्टिविटीज़ भी होती है, सबको लेके चलना होता है एक टीचर को। तो जब टीचर आप बन रहे हो, यू हैव टू बी एक्नॉलेज्ड विद द मैनेजमेंट ऑफ टाइम। टाइम का आपको पता होना चाहिए। इस युग में तो टाइम का आपको पूरी बेसब्री से पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगले 2 घंटे में क्या करने वाला हूँ, अगले 2 सेकंड में क्या सोचूंगा, अगले 2 मिनट में क्या सोचूंगा, हर एक मिनट का हिसाब होगा। यू विल बी अ डिसिप्लिन पर्सन, डिसिप्लिन आएगा आपके अंदर और आपको समझ में आएगा आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या बर्बाद है। आज की प्रतियोगी युग है, ठीक है, आज का प्रतियोगी युग है। समय का भी दूसरी चीज़ों की तरह अपना महत्व है। जैसे एक मटेरियल का होना ज़रूरी है, एक टीचर या इंस्ट्रक्टर का होना ज़रूरी है, दोनों आपस में मिलके काम कर रहे हैं। तो अगर वो काम ही करे जा रहे हैं, उनको समय का पता ही नहीं चल रहा, 2 महीने सिर्फ अपने ही उसमें लगे हुए हैं, तो वो कैसे वो मैनेज कर पाएंगे समय को। उनको हर चीज़ करवानी है क्लास में। तो यदि हम एक अच्छा विद्यार्थी, अध्यापक या शिक्षक प्रबंधक बनना चाहते हैं, हमें चाहिए कि मैनेजमेंट होना चाहिए, मैनेजमेंट अच्छे से होना चाहिए। जैसे कोऑर्डिनेटर होता है, जैसे हम सोचते हैं ना, एक कॉलेज में कोऑर्डिनेटर होता है जो कि सारी प्रबंधन देख रहा होता है, तो सारी इन्फॉर्मेशन देता है, ये शेड्यूल होना है, ये चीज़ होगी 2 दिन, मतलब टाइम मैनेजमेंट जो करता है वो शिक्षक प्रबंधन कहलाता है। या अच्छा विद्यार्थी, अध्यापक, टीचर और विद्यार्थी का क्या काम है। अगर आप बनना चाहते हैं तो हमें समय के महत्व को समझना होगा कि समय कितना इम्पोर्टेंट है। टाइम का प्रबंधन छोटी तथा लंबी अवधि के लिए अच्छी तरह से करना चाहिए। चाहे वो शॉर्ट पीरियड का है, मान लो कि ये हमारे 2 साल की बीएड है, 23 में शुरू हुई, 25 में ख़त्म हो जाएगी। इसके अंदर अंदर हमारे कितनी सारी एक्टिविटीज़, असेसमेंट्स और विजिट्स, कितना कुछ हो रहा है। तो इसको मैनेज करना एक प्रबंधक के हाथ में है। चाहे वो छोटी चीज़ें, जैसे कि छोटी चीज़ मान लो कि मई तक हमारा फर्स्ट सेमेस्टर बाइंड अप हो जाएगा, मतलब उसमें हमें फाइल्स भी जमा करवानी है, इंटर्नशिप भी होगी और इंटर्नशिप फाइल भी होगी, फाइल्स भी हमारी एडअप होंगी, हमारे वाइबाज होंगे, हमारी विजिट्स होंगी, विजिट्स भी उसमें 5 6 7 विजिट्स हैं, साथ में फाइल्स होंगी जमा, बच्चों को कैसे सारा सिलेबस कंप्लीट करवाना है, साथ में उनको पता होना चाहिए कि तुमने सारी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जमा करवानी है, नेक्स्ट के लिए सोच के रखना है, हर दिन का प्लान्स है। ये सभी चीज़ें जो है वो 4 5 महीने के अंदर अंदर हो रहा है। तो एक टीचर को इस सब का ध्यान रखना है ना। छोटी चीज़, ये छोटा प्रबंधन हो गया, छोटी समय के लिए हो गया। एक लॉन्ग टर्म हो गया, जैसे कि 2 ईयर्स का लॉन्ग टर्म हो गया 25 में, है ना। 2025 में हमारा बाइंड अप हो जाएगा, तो इसमें 4 सेमेस्टर के अंदर अंदर हमें 4 सेमेस्टर बाइंड अप हो जाएंगे। तो ये मैनेजमेंट ऑफ टाइम है कि किस तरह से हम मैनेज करेंगे चीज़ों को, कैसे समझेंगे। काफ़ी डीप हो गया। दीर्घ अवधि की योजना में वर्ष के शैक्षिक कार्यक्रम की योजना बनाना, समय सारणी का निर्माण करना। देखिए, हमारा एक कैलेंडर बना जब हमारी एडमिशन हुई ना, तभी हमारा कैलेंडर बन गया था कि इस दिन छुट्टियां हैं, इस दिन वर्किंग डेज हैं, इस टाइम पे हमारा फर्स्ट सेमेस्टर वाइंड अप हो जाएगा, सेकंड सेमेस्टर यहाँ पे हो जाएगा, फाइलें इस टाइम पे जमा होंगी, हमारा एक्सटर्नल यहाँ पे होगा, पहले ही डिसाइडेड हो गया। तो ये क्या है, एक लॉन्ग टर्म वर्ष की शैक्षिक कार्यक्रम की योजना बनाना, समय सारणी का निर्माण करना, कि समय का निर्धारण करना
प्रत्येक वर्ष की विषय योजना भी बनी होनी चाहिए। विषय योजना क्या, कि सब्जेक्ट वाइज हर चीज़ पता होनी चाहिए प्रत्येक वर्ष की। अगर पढ़ाई की नियमित रूप से कराया जाए तो वर्ष के अंत में एक्स्ट्रा क्लासें लगाना की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर उनको पता है कि 15 दिन में हमें ये वाली टॉपिक कंप्लीट करवानी है तो करवानी है, तो ये एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, जो टीचर एक्स्ट्रा लगाते हैं। समय से अगर सिलेबस पूरा हो जाए तो परीक्षा से पहले विद्यार्थी पर बोझ नहीं पड़ता। तो क्या होता है, सिलेबस अगर टाइमली कंप्लीट होगा, बच्चे उसको अच्छे से रीड आउट करेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो वो इजीली पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे या अंडरस्टैंड कर पाएंगे या पेपर अच्छे से कर पाएंगे। बोझ नहीं लगता। लास्ट में ऐसा लगता है ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, हाउ विल आई मैनेज, ये सब होता ही रहता है और बंदा इसमें ही उलझा रहता है। इसलिए लंबी अवधि की योजना से अध्यापक को पढ़ाने और संस्थान की अन्य गतिविधियों के सुचारू रूप से चलाने में भी मदद मिलती है। क्या होता है कि 2 साल का हमारा ये चल रहा है, ठीक है, तो 2 साल की अवधि में क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी, क्या क्या चीज़ें होंगी, अगर पता होगी तो डेफिनेटली इट विल बी वर्क। और ये मैनेजमेंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है। अल्प अवधि क्या होता है कि थोड़ा समय की योजना की भी ज़रूरत होती है। जैसे कि 2 महीने के अंदर अंदर हमें क्या करना है, हमें 2 महीने, चलो 1 महीने की बात करते हैं। 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो 4 हफ्तों में हमारा क्या एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी। जैसे कक्षा का समायोजन करना, विषय की योजना और सिद्धांत के प्रारूप को क्लास में देखना, पढ़ाई शोध से संबंधित कार्यों से आदमी के व्यक्तित्व पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। यह सभी कार्यों समय के प्रबंधन से जुड़े हुए हैं। टिप्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ टाइम। अब यहाँ पे आपको टिप्स भी दी जा रही है कि हाउ टू मैनेज द टाइम। देखिए, कोई भी पैदा नहीं होता बिना, मतलब उसको पता पैदा ही नहीं होता वो। जब तक हम बच्चे होते हैं तब तक हमें पता ही नहीं होता है कि हाउ वी विल मैनेज द टाइम, कैसे हम मैनेज करेंगे टाइम को। पर हम जब दूसरों को देखते हैं, यहाँ टाइम प्लान्स देखते हैं, है ना, जो IAS होते हैं या IPS ऑफिसर्स होते हैं, तो फ्रेंड्स बीच में आ जाते हैं लोग। एनीवेज, तो जो IPS होते हैं, IPS ऑफिसर्स होते हैं, उनका एक समय सारणी होती है, टाइम मैनेज किया होता है, जिसकी वजह से उनके क्वालिफाई होते हैं वो एग्ज़ाम में। तो प्रत्येक कार्य के लिए एक निश्चित समय अवधि होनी चाहिए। जैसे कि हम कोई चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी हम स्टूडेंट हैं, हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट में हमारे 4 यूनिट्स हैं, 4 यूनिट्स में भी सब यूनिट्स हैं। हम हाउ टू मैनेज डिफरेंट टॉपिक्स एंड इन अ पर्टिकुलर टाइम, किस तरह से हम अपने छोटे से छोटे यूनिट को किस तरह से डिवाइड करेंगे, उसमें समय लगाएंगे उसमें कि कौन सी चीज़ हमें आती है, कौन सी चीज़ नहीं आती। इसको ही टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। प्रत्येक समय कार्य को करने के लिए कितना समय चाहिए हमें, जिससे काम को टालने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। जैसे कि अगर हमें पता होगा कि ये वाला काम मैंने इस टाइम पे करना है, तो उससे क्या होगा कि आपका काम भी नहीं टलेगा और आप अच्छे से काम कर पाओगे। इससे व्यक्ति की कार्य कुशलता भी बढ़ती है। इससे व्यक्ति क्या होता है कि उसको पता होता है कि मेरा ये भी काम हो गया, ये भी काम हो गया, डन डन डन। तो ये बता भी कौन रहा है, जिसको खुद ही नहीं आता मैनेज करना। यार मुझे नहीं आता टाइम मैनेज करना ना, किसी को आता है तो प्लीज़ बताना। तो प्रत्येक कार्य के लिए एक निश्चित समय होना चाहिए, मतलब एक रेस्ट्रिक्टिव टाइम होना चाहिए कि हाँ मुझे इस टाइम पे ये कंप्लीट करनी है। प्रत्येक व्यक्ति की डायरी की आदत अपनानी चाहिए। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है डायरी की आदत। डायरी होनी चाहिए आपके पास। अलग अलग डायरीज होती हैं, जैसे कि आपकी एक एक्सपेंसेस की डायरी होती है कि आपने इस महीने में कितने एक्सपेंसेस किए, कितना खर्चा किया, क्योंकि आप अभी इंडिपेंडेंट नहीं हो, आप डिपेंडेंट हो किसी के ऊपर। तो आपको पता होना चाहिए, डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो फ़र्क नहीं होता, फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। अगर आपके पैसे जा रहे हैं कहीं तो कहाँ जा रहे हैं आपको पता हो,
है ना, डायरी मेंटेन हो आपकी। अब यहाँ पे स्कूल की बात कर रहे हैं, स्कूल में मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो जब आपको टास्क मिला कि ये क्लासेस को आपको पढ़ाना है, ठीक, इस क्लासेस में आप ये वाला सब्जेक्ट पढ़ाओगे, है ना, इस क्लास में इतना सब्जेक्ट पढ़ाओगे, आपको 15 दिन में ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना। तो आपकी एक आदत होनी चाहिए डायरी बनाने की, डायरी को आदत अपनानी चाहिए। उस डायरी में अपने कार्यों का रिकॉर्ड रखना चाहिए कि अपने क्या क्या काम करने हैं, इस टाइम पे आपको इतना डिलीवरी करनी है, अच्छा ये बनाना है, लेसन प्लानिंग जैसे कहते हैं ना, वही है। सही समय प्रबंधन करना चाहिए। दिन के अंत में डायरी में यह नोट करना चाहिए कि आज के समय का उपयोग किस प्रकार किया। मतलब पूरे दिन में हमारे 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में हमारे 12 घंटे सोने में निकल जाते हैं, तो 12 घंटे हमारे वर्किंग हुए, 8 घंटे 12 से में भी 8 घंटे हम अपनी जॉब में लगाएंगे। तो जॉब जब करने जा रहे हैं तो हमने उसमें लिखना है, जब एंड होगा ना डे, तो आपने क्या लिखना है उसमें कि आपने इस दिन को कैसे उपयोग किया, समय को कितना उपयोग किया, 8 घंटे में आपने कितना प्रोडक्टिव वर्क किया। तो इसको ही डायरी राइटिंग कहते हैं। छोटी छोटी बातों छोटी बातें पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी बातों के ऊपर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जीवन में एक ही उद्देश्य स्थापित करें, क्योंकि बहुत सारे उद्देश्य हो जाते हैं हमारे लाइफ में ना, हमें ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना, तो अब बंदा एक भी उद्देश्य पूरा नहीं कर पाता। उद्देश्य स्थापित करें, जागे उठें और तब तक कार्य में लगे रहें जब तक काम पूरा ना हो। देखिए, आपका एक लॉन्ग गोल हो सकता है, एक शॉर्ट गोल हो सकता है, ठीक है। शॉर्ट गोल यही है कि आपको ये सिलेबस कंप्लीट करना है और आपको पास होना है, अल्टीमेटम यही है आपका, है ना, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पास होना है। तो आपका ये क्या हो गया, शॉर्ट टर्म गोल हो गया। जब आप ये डिग्री कंप्लीट कर लोगे तो आपका लॉन्ग टर्म गोल भी तो होगा एक, उसके लिए भी वर्क करना और शॉर्ट टर्म के लिए भी वर्क करना। तो ये आपका डेली आपको ये याद कराता है, डायरी समय आपको याद कराता है कि नहीं, आपको छोटी छोटी चीज़ों में बर्बाद नहीं होना चाहिए, अलग अलग उद्देश्य नहीं होने चाहिए, आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए लाइफ में, और उस पर ही वर्क करना चाहिए जब तक ये पूरा ना हो, ये चीज़ पूरी कंप्लीट ना हो, ठीक है। अपने कार्यों को नियमित रूप से करते रहें। कि मान लो कि आपका शॉर्ट टर्म गोल है BA सेमेस्टर फर्स्ट में आपने पास होना है, मई में है, तो मई के पहले पहले आपको सारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, आपकी सारी फाइल्स कंप्लीट होनी चाहिए, आपकी सारी विजिट्स के फ़ोटोज़ आपके पास होने चाहिए, आपकी पूरी वेल मेंटेन आपकी इंटर्नशिप फाइल होनी चाहिए, है ना, आपके पास पूरे फ़ोटोज़ होने चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फाइल्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अलॉन्ग विद द जो आपको एक्सटर्नल में लिख के आना है, सिलेबस की पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको 12 मार्क्स का अगर क्वेश्चंस आते हैं, 4 क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको आपकी स्पीड होनी चाहिए लिखने में, आपको वेल प्रेजेंटेड क्वेश्चन आना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको 2 महीने के अंदर आनी चाहिए। तो आप किस तरह से इसको डिवाइड कर रहे हो, हर चीज़ को किस तरह से अपना समय दे रहे हो। तो मैनेज आप अपने कार्यों को नियमित रूप से करते रहें। डेली आप देखिए कि आपकी कौन सी फाइल कंप्लीट नहीं है, कौन सा फ़ोटो आपको चिपकाना है, या सब चीज़ें आपकी नियमित रूप से आप करते रहें, स्टडी करें, अंडरस्टैंड करें। नेक्स्ट हमारा, प्रत्येक कार्य को गंभीरता से ले और अंजाम तक लेकर जाएं। मतलब अगर आप उसको डेली चीज़ें वही रिपीटेटिवली अगर आप उसको कर रहे हो तो उसके लास्ट तक जाएं, तब आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता है, तो इट इज़ अप टू योर, ठीक है। कोई भी काम आरंभ करने से पहले उसके समय का अंदाज़ा लगा लें। जैसे कोई काम आपने स्टार्ट किया, तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि मुझे ये काम, अगर मेरे को ये यूनिट कंप्लीट करना, मान लो कि एक छोटी सी चीज़ लेते हैं, मान लो कि आपने सोचा कि मैंने आज यूनिट नंबर 3 का कुछ टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, मतलब आप डिसाइड करोगे कि 2 टॉपिक्स मैं यहाँ पे कंप्लीट करूँगी, और ये मेरा टॉपिक 2 घंटे में मैं इसको एक रीडिंग लगाऊंगी, फिर 1 घंटे में मैं इसको लिखूंगी, इसके नोट्स बनाऊंगी, और मेरा ये टॉपिक कंप्लीट। अब मुझे इसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आई विल रीड ऑन
पेपर, जब मेरा पेपर होगा, एग्ज़ाम होगा, तब मैं इसको रीड आउट करूँगी। ठीक है, तो ये आपने एक सिद्ध कर लिया कि एक समय दे दिया कि मुझे इस वर्क को करने के लिए मुझे इतना टाइम चाहिए। अगर आप बिना टाइम के सोचोगे ना, तो फिर आप उसको कंप्लीट भी नहीं कर पाओगे। जैसे कि हमारे इंटरनल हुए, ठीक है, इंटरनल जिस दिन हमें दिए गए, हम उस दिन जाते हैं, चाहे हमारा प्रिपेयर हुआ हो चाहे ना हुआ हो, हम क्या करते हैं, हम उसी दिन जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको अपने समय का अंदाज़ा होना चाहिए कि मैं कितना समय दे रहा हूँ, जितना संभव हो सके उतना समय की बर्बादी से बचना चाहिए, और दूसरों में टांग अड़ाने या उनका मजाक उड़ाने की आदत को छोड़ना चाहिए कि दूसरे बातें कर रहे हैं, बस चलो उसमें ही बातें करने में लग गए, वो मजाक उड़ा रहा है, चलो उसकी बातें में, मतलब यह समय से बचना चाहिए। इसको कहते हैं समय को बर्बाद ना करना। अपना काम और मनोरंजन गतिविधियों को अलग से रखना चाहिए। दोनों गतिविधियों में पर्याप्त समय देना चाहिए। मतलब अब देखिए, ज़्यादा काम कर के भी आप बोर हो सकते हैं या बर्बाद हो सकते हैं। बर्बाद नहीं होंगे आप, डेफिनेटली नहीं होंगे, बट बोर्डम हो जाएगा, आप बोर हो सकते हो। ठीक है, किसी भी एक ही चीज़ को आप रिपीटेटिवली आप उसको करे जा रहे हो, और क्या होगा कि उससे आपका थोड़ा बोर्डम क्रिएट होगा। इसीलिए मनोरंजन वाली चीज़ें भी आपको करनी है। ठीक है, चलो उड़ा लो मजाक थोड़ा टाइम के लिए, गतिविधियों से अलग रखना चाहिए। जब आप काम कर रहे हो तो सिर्फ काम ही करना चाहिए, मनोरंजन कर रहे हो तो सिर्फ मनोरंजन का ही ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि जब मनोरंजन कर रहे हो तो आप किसी और के बारे में ही सोचे जा रहे हो। नो, यू हैव टू बी ऑन टाइम। मतलब अगर आप कुछ कर रहे हो, मनोरंजन एक्टिविटी कर रहे हो, तो आप पूरा इंजॉय करो, 100% दो उसमें। अगर आप पढ़ रहे हो, मान लो कि कुछ इंटेलेक्चुअल वर्क कर रहे हो जो कि आपकी गोल में काम आने वाला है, तो वो उसमें आप पूरा 100% दो। अपने आप को जानने के लिए स्वयं का मूल्यांकन करना चाहिए। जैसे कि हम कैसा सोचते हैं, हमारी क्या वैल्यूज़ हैं, हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, जो भी हम जॉब कर रहे हैं क्या हम उसमें खुश हैं, क्या ये हमें पहले से करना था। वाई होना बहुत ज़रूरी है। वाई आई एम डूइंग दिस, मुझे क्यों करना है इसका। अगर सबको वाई पता होगा ना, वाई आई एम डूइंग दिस, तो वो इजीली उस काम को कर पाएगा। अपने आप को जानने के लिए स्वयं का मूल्यांकन रोज डेली मूल्यांकन करना चाहिए, वैल्यूएट करना चाहिए कि आज के दिन मैंने क्या ऐसा सीखा, क्या लर्न किया, क्या मुझे और इसमें अपडेशन करनी है, क्या मॉडिफाई करना है, क्या चीज़ सीखनी है। क्योंकि हम इसका एवेल्युएशन ही नहीं करते तो हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे साथ क्या चल रहा है, हमारे साथ क्या घटनाएं हो रही हैं, है ना, ऐसे ही हो जाता है। तो समय का निर्धारण करना इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। कंक्लूजन पे आ जाते हैं। हमारे 24 घंटे जीने की बजाय 28 घंटे जीने की आदत डालनी चाहिए। मतलब ये क्या है, हमें 24 घंटे जीने की बजाय 28 घंटे जीने की आदत डालनी चाहिए। समय का एक सेकंड भी नष्ट नहीं करना चाहिए, अन्यथा दूसरे हमसे आगे निकल जाएंगे, वाह, हम उनसे पिछड़ जाएंगे। हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि एक बार गया हुआ समय वापस लौट कर नहीं आता। ये तो हमारे पापा रोज बोलते हैं, एक बार चला गया तो फिर नहीं आएगा बेटा। यूटिलाइज टाइम, करो करो करो, समय को ध्यान में रखो। क्योंकि समय देखिए 24 घंटे होते हैं, आप 8 घंटे सोने में निकाल लेते हो, ठीक, और उसमें बचे हुए 16 हुए, काफ़ी घंटे होते हैं, राइट। तो 24 घंटे को 28 घंटे में बदल देना चाहिए। हमें हर एक सेकंड का हिसाब होना चाहिए कि कितना समय हमारा यहाँ पे बर्बाद हो रहा है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ टाइमिंग। टाइम का मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से मुझे भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि टाइम क्या चीज़ है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि एक बार गया हुआ टाइम वापस नहीं आता, इसलिए हमें जीवन के
समय के प्रत्येक मिनट सेकंड का सदुपयोग करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है जैसे कि लड़की की शादी हो जाती है तो वो सोचती हैं बस हम फ्री हो गए, अब हमें अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो काफ़ी समय अपने फालतू चीज़ों में लगा देते हैं। कहते हैं मुझे अपने रिलेशनशिप को अपने फ्लरिश करना है ना। वो ये नहीं जानते कि हमारा समय कितना मूल्यवान है, हम किसको टाइम दे रहे हैं, हम किस चीज़ को अपने जीवन में महत्व रखते हैं। ज़रूरी है फैमिली, ज़रूरी है क्योंकि वही हमें आगे लेके जाती है, बट अपना भी मूल्यांकन करना ज़रूरी है कि हमारा समय कैसा जा रहा है। हमें समय का पता होना चाहिए, हमारा एक एक सेकंड किस में व्यतीत हो रहा है, क्या इससे मेरा कुछ फ़ायदा हो रहा है। जिस दिन आपको ये पता चल गया ना कि इससे मेरा फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आप उस काम को क्विट करिए, ख़त्म करिए आप उसको। तो हमें अब समझ में आ गया होगा कि समय को किस तरह से इस्तेमाल करना है। हमें हर एक मिनट का हिसाब हमारे पास होना चाहिए, 1 मिनट मैंने कहाँ बिताया, ठीक है। तो अध्यापक के लिए समय की कार्य योजना का महत्व। देखो, अध्यापक जब क्लास में पढ़ाने जा रहा है 40 मिनट होते हैं उसके पास। जो लेक्चरर होता है या प्रोफेसर होता है उसको 40 मिनट दिए जाते हैं। हालांकि जो बच्चे होते हैं उनको 30 मिनट दिए जाते हैं क्योंकि उनकी जो स्पैन ऑफ अटेंशन होती है बहुत कम होती है, तो 30। और जो बिल्कुल छोटे होते हैं उनको 15 मिनट्स। तो 15 मिनट्स के अंदर अंदर आपको अपना लेक्चर डिलीवर करना है, आपको समझाना आना चाहिए अपने सब्जेक्ट को। टॉपिक के साथ आपका इंट्रोडक्शन और साथ में आपका जो जो कंसेप्ट आप उसको पढ़ाना चाहते हो, एंड देन कंक्लूड भी करना आना चाहिए। जिस टीचर को कंक्लूड करना नहीं आएगा, दैट मीन्स कि वो लर्न ही नहीं करके आया, वो पढ़ के ही नहीं आया, कॉन्शियसली उसको समझाने ही नहीं आता है, या मतलब वो कि कह लो कि उसको अंडरस्टैंड ही नहीं है, या उसको पता ही नहीं है लेसन प्लानिंग क्या है। जब ट्रेनिंग के दौरान हो रही होगी वो सो रहा होगा। तो लेसन प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपको लेसन प्लानिंग करवाई जाती है ट्रेनिंग के दौरान, तब आपको ये समझना होगा कि लेसन प्लानिंग क्यों करवाई जाती होगी। 15 मिनट के अंदर आपको एक एक चीज़ पढ़ा के आना है, तो एक चीज़ बच्चे के दिमाग में फिट होनी चाहिए 15 मिनट के अंदर। हाउ यू विल मैनेज द टाइम। 1 मिनट में आप क्या पढ़ाओगे, दूसरे मिनट में, मतलब आप 15 मिनट हैं तो 15 मिनट में आपकी 5 मिनट में ये पढ़ाओगे, इंट्रोडक्शन पढ़ाओगे, 5 मिनट में उसकी बॉडी पढ़ाओगे, एंड 5 मिनट आपको कंक्लूजन में लगेंगे, ठीक है। क्वेश्चनिंग भी उसमें होनी चाहिए, एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए, मॉडल शोइंग भी होना चाहिए, डिमॉन्स्ट्रेट भी होना चाहिए। कितने मिनट आप बोलोगे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारा मिल मिला के आपका 15 मिनट्स होते हैं जो कि प्राइमरी में होते हैं। फिर आप जब सेकेंडरी में जाते हो तो आपकी 30 मिनट हो जाते हैं। फिर जब आप और हायर क्लास में जाते हो या हायर एजुकेशन के लिए जाते हो या प्रोफेसर की जॉब में जाते हो, यू हैव टू डिसाइड द 40 मिनट्स यू हैव, हाउ यू विल डिलीवर द, ठीक है। कुछ शुरुआती टाइम जो होता है वो अटेंडेंस के लिए होता है। फिर आप टॉपिक की शुरुआत करोगे, इंट्रो दोगे, फिर उसकी बॉडी बताओगे, एंड फिर अगर आपको लिखवाना होगा तो लिखवाओगे, नहीं लिखवाना होगा तो आप उसको ऐसे डिक्टेट करवा दोगे या अंडरस्टैंडिंग दे दोगे उनको थोड़ी सी। फिर आप कॉन्क्लूड करोगे, फिर बोलोगे हैव अ नाइस डे। तो ये एक टाइम शेड्यूल होना चाहिए। टीचर को पता होना चाहिए कि अपनी कार्य योजना कैसे उसने देनी है, इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी, क्यों ऐसा उसको सिखाया जा रहा है, टीचर को क्यों टाइम शेड्यूल करवाना सिखा रहे हैं। एक अध्यापक को अपनी दिनचर्या में अच्छे समय प्रबंधन का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए टाइम शेड्यूल का अपना ही महत्व है। अध्यापक इसकी मदद से क्लास में बच्चों की अच्छी शिक्षा दे पाता है। टाइम शेड्यूल्ड होगा कि मेरा टाइम, अच्छा 10 बजे से लेके 11 बजे तक मुझे इस क्लास को पढ़ाना है, अच्छा 10 बजे से लेके 10:30 तक मुझे ये बच्चे को पढ़ाना है, और ये लेसन प्लानिंग उसके अंदर क्या पढ़ाओगे लेसन प्लानिंग में आता है। और टाइम शेड्यूल होता है कि इससे इतने टाइम से इतने टाइम तक मैं ये पढ़ाऊँगी। तो ये अच्छा होता है क्लास में जब शिक्षक जाता है तो उसके लिए ये अच्छा रहता है। एक अध्यापक के लिए कार्य योजना का महत्व जानने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए।
अब शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको ये टाइम शेड्यूल होना चाहिए। एलिमिनेट वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। देखिए, आप उस चीज़ों पे अपना टाइम नहीं लगाओगे जो कि बच्चे को समझ में ही नहीं आएगी। वेस्टेज, समय को बर्बाद नहीं करना आपको, टाइम नहीं। अब जब आप क्लास में जा रहे हो तो आपको हाँ अपनी एनर्जी और अपना टाइम उसको सेव रखना। बहुत बार आपने सुना होगा यूट्यूब पे कि प्लीज़ दोस्तों लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को, क्योंकि हम जब एफ़र्ट कर रहे हैं तो आपका सिर्फ एक एफ़र्ट लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो उनका ये कहने का क्या मतलब होता है? उनका यही कहने का मतलब होता है कि वो अपना इतना समय, अपना टाइम का इतना बड़ा एक सेक्शन वो इस पे लगा रहा है कि वीडियो बना रहा है, फिर उसको उसमें चढ़ा रहा है, फिर लोग बच्चे उसको देखते नहीं हैं तो फिर उसको दुख होता है कि मैं इतना समय दे रहा हूँ अपना, मैं ज़िंदगी का इतना अमूल्य समय इस चीज़ में दे रहा हूँ, तो और कि कोई भी बच्चा इसको पढ़ नहीं पा रहा है या इसको अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा है कि लाइक कर देंगे, जिससे कि उनकी जो मेहनत है वो उनको पता चले कि हाँ ये चीज़ अच्छी है। तो टीचर को अपनी एनर्जी और टाइम का पूरा पता होना चाहिए कि मेरी एनर्जी और टाइम कहाँ लग रहे हैं। अगर उसको पता होगा ना कि मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है इसमें, तो वो उस चीज़ से बचना चाहिए। सचमुच योजनाबद्ध तरीके से किए गए सभी कार्य से समय और शक्ति की बर्बादी रुकती है। अगर सच में हम कोई चीज़ शेड्यूल करके करें कि मुझे अभी मंडे है तो मुझे मंडे को ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, तो जब आपने ये डिसाइड कर लिया है, टाइम शेड्यूलिंग कर लिया है, तो जब हम टाइम टेबल बनाते हैं ना, जब बचपन में हम बनाते थे तो हम एक भी टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते थे। हम रैंडमली उसको पढ़ना शुरू कर देते थे, फिर हमारा समय कब कितना वेस्ट हो गया हमें खुद को ही नहीं पता होता था। तो इसमें आपका काफ़ी समय बच जाता है, एनर्जी बच जाती है, जब आपको पता ही है कि इस टाइम पे आपको ये करना है। स्कूल की समय सराहनी के हिस्से में कार्य ही वर्णन होता है। कार्य डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स ऑफ स्टाफ। देखिए, कोई भी अगर उचित व्यक्ति को उचित स्थान और समय पर विद्यार्थी को ध्यान से पढ़ाना चाहिए। देखो, जो भी कार्य है इंस्टीट्यूशन का, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए अमंग द स्टाफ में, ताकि बच्चे को कोई भी परेशानी ना आए। डेवलप द मॉरल वैल्यूज़। इसकी मदद से अध्यापक और विद्यार्थी में नैतिक मूल्यों का विकास किया जाना चाहिए, ताकि वह एक अच्छे इंसान बन सके। टाइम मैनेजमेंट करना ये नहीं है धक्का मुक्की करना, अपने समय को एक बद्ध तरीके से या डिसिप्लिन जिसे कहते हैं हम उसमें करना है, सिंपल। बट जब हम कहते हैं कि इसमें धक्का मुक्की नहीं करने का, धक्का मुक्की क्या कि टाइम पे तो आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे डिलीवरी होगी, ऐसा होगा, बाई चांस आप इसको फॉलो नहीं कर पाए तो फिर धक्का मुक्की होगी तो वो क्या ही उसमें से आउटपुट निकलेगा। तो आपको काम होके एक समय सारणी बनाने का एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, जिससे कि आपके इससे क्या होता है ना, मॉरल वैल्यूज़ क्रिएट होते हैं कि हाँ टीचर टाइम पे आता है, इसकी टाइम डिलीवरी अच्छी है, ये विद्यार्थियों से क्वेश्चन भी करता है, करिकुलम भी इस टाइम पे ख़त्म करता है, तो ये टीचर बहुत अच्छा है। हाँ, ये बुरा लग सकता है उन बच्चों को जो बच्चे चाहते ही नहीं है पढ़ना, है ना, उनके लिए बुरा हो सकता है ये। बट जो बच्चे इंटेलिजेंट या जो पढ़ने के लिए ही आए होते हैं स्कूल में, तो उनके लिए ये एक मोरल वैल्यू क्रिएट कर सकता है। स्कूल जीवन में व्यवस्था बनाना, ब्रिंग सिस्टम इन स्कूल लाइफ। देखो, स्कूल लाइफ क्या है, उसमें एक सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम क्या कि एक टाइमली प्रेयर हो रही है, प्रेयर के साथ साथ मोरल वैल्यूज़ क्रिएट हो रही हैं, साथ ही साथ उनकी एक्टिविटी रिसेस का टाइम है, बीच में वो कुछ एक्टिविटीज़ को भी देख रहे हैं, सिंपोजियम, सेमिनार्स, डिस्कशन भी हो रहे हैं, साथ ही साथ उनका करिकुलम भी चल रहा है। तो ये क्या है, स्कूल लाइफ है। स्कूल लाइफ में एक सिस्टम, आपको एक मैनेजमेंट को ही लाना पड़ता है, वो एक टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट से ही होता है।
साइकोलॉजिकल वैल्यूज़, मनोवैज्ञानिक मूल्य। शिक्षा लेने और शिक्षा प्रदान करने से मनोवैज्ञानिक मूल्यों का भी विकास होता है। पढ़ने के लंबे समय में हुई थकावट को हटाने का प्रयत्न करता है। मतलब क्या है साइकोलॉजिकल? साइकोलॉजिकल क्या होता है कि आप इसमें जब आप शिक्षा देते हो या लेते भी हो तो इससे क्या होता है, हमारे खुद के बारे में हमें पता चलता है। शरीर, हमारा दिमाग कैसा सोचता है, हमारी थिंकिंग कहाँ तक पहुँची है, हम कितना अंडरस्टैंड कर सकते हैं किसी चीज़ को, हम कितना अपने माइंड को एक्सपीरियंस के साथ अपने मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने टाइम को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम सीखने को मिलती हैं, हमारी साइकोलॉजी हमें जानने को मिलती है। हम कितना इससे क्या होता है, हम पढ़ पढ़ के थक गए होते हैं ना, इससे क्या होता है कि हमारे साइकोलॉजिकली हम इंटरेस्ट पैदा करते हैं सीखने में। These right ensure the equitable distribution of time to different subjects and activities. टाइम टेबल किसी भी अध्यापक को बहुत अधिक और बहुत कम कार्य देने के परहेज में मदद करता है। देखो क्या होता है कि जब टाइम टेबल या टाइम टेबल ही होता है मेरे ख्याल से, ये शेड्यूल तो ऐसे लिख दिया है। टाइम टेबल अगर हम बना रहे हैं तो हमें पता होता है कि इस टाइम पे ये काम करना है मुझे, तो उसमें इतना एक्स्ट्रा समय नहीं जाता और कम समय भी नहीं होता। हमें पता होता है ये टाइम, अच्छा 6 मार्च को हमें यहाँ जाना है, अच्छा 7 को वीमेन डे है, हमें ये एक्टिविटीज़ करवानी है। अच्छा, तो ये सब समय सारणी के अंदर आता है, टाइम टेबल व्यवस्था में आता है। इससे क्या होता है कि हमें पता होता है कि कितना टाइम हमें किसको देना है। इट इंश्योर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम, कि टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। नेक्स्ट, फॉर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग टीचर्स। अध्यापकों में बराबर काम बांटना नहीं, ये नहीं कि इसको सब कुछ आता है तो चलो सब इसी को दे दो, और फिर क्या होता है कि फ्रस्ट्रेट हो जाता है टीचर, यार औरों को भी तो दो, हम ही थोड़ा ना यहाँ पे। तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए काम का। समय सारणी भी अध्यापकों में काम बांटने की सहायक बनाती है। स्कूल में अनेक विषयों के अध्यापक होते हैं और यह मुख्य अध्यापक का कर्तव्य बनता है कि वह पीरियडों का बंटवारा उचित ढंग से करे। पीरियडों को इस प्रकार बांट दिया जाए जो कि अध्यापक के मन में कोई भी बोझ ना पड़े। इसलिए समय सारणी अध्यापकों को में काम बांटने में काफ़ी सहायक होती है। तो देखो जैसे अब शेड्यूल्ड हुआ है, पूरा दिन शेड्यूल हुआ है। मान लो कि आपकी 4th क्लास है, 4th क्लास में आपका 2nd पीरियड है और आज का कौन सा पीरियड कितने बजे है वो एक नोटिस बोर्ड में लग गया होता है कि अच्छा 9 बजे से लेके 10 बजे तक हिंदी का पीरियड है, फिर 10 बजे से लेके 11 का जो है वो सोशल साइंस का पीरियड है। तो टीचर को पता होगा कि मेरा जो टाइम है वो लिख लेगा एक पेज में, उसको एक पता होगा कि मेरा अच्छा 11 बज गया, मुझे ये क्लास छोड़नी है। तो इससे क्या होगा, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अलग अलग टीचर को बर्डन नहीं होगा कि एक टीचर है तो वही क्लास को पढ़ाई जा रहा है, नहीं, अलग अलग टाइम पे आपका टाइम शेड्यूल्ड होता है, आपको उस टाइम पे क्लास में जाना होता है और अपने समय पर ही उसको पढ़ा के आ जाना होता है। अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है फालतू, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे अपने बोलना है। अध्यापक के मन पर कोई बोझ ना पड़े, इसलिए समय सारणी अध्यापकों को काम बांटने में सहायक होती है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉर इन्हेंसिंग द एफिशिएंसी ऑफ टीचर। तो देखिए टाइम टेबल जो बनाया जाता है या शेड्यूल्ड किया जाता है टीचरों के लिए, वो उसकी एफिशिएंसी को बरकरार रखता है, जो वो सीखता, कार्यकुशलता कि मतलब टाइम टेबल से अध्यापकों को अपने दिए गए काम के बारे में पता चलता है। वह समय के महत्व को समझते हुए क्लासरूम में प्रवेश करने से पहले पाठ को तैयार कर लेता है। देखिए हमारे जो टीचर थे ना वो पीएचडी स्कॉलर्स काइंड ऑफ थे, पर जब वो क्लास में आते थे ना वो हमेशा रीडिंग लगा के आते थे, हमेशा पढ़ के आते थे
और जब वो पढ़ के आते थे तो उनको पता होता था कि मुझे क्या पढ़ाना है क्लास में। ऐसे ही उठ के नहीं आ गए कि मतलब कि पता ही नहीं है, चलो सोशल साइंस है, चलो ये वाला चैप्टर खोलो बच्चों, ऐसा नहीं। उसको उसको पता होता है कि मेरा अच्छा 10 बजे मेरा पीरियड है, तो चलो अभी तो 9 ही बज रहे हैं, तो 1 घंटा उसके पास होता है, उसमें वो सोच सकता है कि मुझे अच्छा ये पढ़ाना है ना। वह समय के महत्व को समझते हुए अपने क्लासरूम में प्रवेश करने से पहले पाठ को तैयार कर लेता है। इससे बच्चों को भी सहूलियत होती है और टीचर को भी पता चलता है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। दिनचर्या की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ डेली, हर दिन की रोज के पाठ्यक्रम की तैयारी समय सारणी के अनुसार पहले से ही की जानी चाहिए। अब देखिए, हर दिन आप पढ़ाने जा रहे हैं, हर दिन मतलब महीने में कितने दिन होते हैं, 30 लगा लो, अप्रॉक्स 30 लगा लो। 30 डेज में 4 संडेज भी आते हैं, 4 वीक्स होते हैं। हर वीक्स में कितने दिन होते हैं, 6 डेज होते हैं। 6 डेज में हर दिन आपको पढ़ाने जाना है। हर दिन की आपके पास एक वो होनी चाहिए, समय सारणी, टाइम टेबल होना चाहिए। अच्छा ये वाले दिन मुझे ये पढ़ाना है। रोज के पाठ्यक्रम की तैयारी समय सारणी के अनुसार पहले से ही की जानी चाहिए। पाठ्य योजना कई रूप में लिखते हैं और कुछ अध्यापक स्कूल द्वारा दी गई पाठ्य योजना से ही शिक्षा देते हैं। दोनों स्थितियों में क्लासरूम में सफलता योजना से ही मिलती है। देखिए, कुछ क्या होता है, जो पाठ्य योजना जब होती है, पाठ्य योजना को बोलते क्या है इंग्लिश में भाई, जो भी सिलेबस होता है पाठ्य योजना में, मेरे ख्याल से वही होती है। पाठ्य योजना में जो कुछ भी दिया होता है वो आपको क्लास में पढ़ाना होता है। ये सिर्फ प्रिपेयर जब तक आप होगा नहीं तब तक आप, अच्छा मुझे ये वाला टॉपिक आज पढ़ाना है, तो पाठ्य योजना जब प्रिपेयर ही होगी तभी ना आप कर पाओगे। एक अच्छी प्रकार की तैयार की गई योजना में बच्चे को उनके समय का सदुपयोग करने की शिक्षा दी जाती है। पाठ्य योजना तैयार करते समय विद्यार्थी को निम्नलिखित जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जब पाठ योजना तैयार कर रहे हैं जब बच्चे, तो उनकी दिनचर्या, उनका विकास करने की तैयारी, उनके ध्यान में समय विधि, उनकी रुचियाँ। पाठ्य योजना तैयार करते समय इन वातावरणिक जरूरतों का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उनकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, उनकी विकास करने की तैयारी, उनका ध्यान, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। नेक्स्ट, क्लासरूम के स्थान का, स्कूल के भवन के अन्य स्थानों का, जिन उपकरणों के यहाँ सप्लाई की ज़रूरत होती है। पाठ्य योजना तैयार करते समय निम्नलिखित विकास के घटकों का ध्यान रखा जाना चाहिए। जैसे कि जब पाठ्य योजना आपको तैयार कर रहे हैं, करिकुलम होगा मेरे ख्याल से, करिकुलम सिलेबस वही होगा, तो बच्चे की कॉग्निटिव दिमाग का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, विकास, या फिजिकली वो हो रहा है, जैसे कि गेम्स को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे तो उसका फिजिकल विकास होगा। सोशल, जैसे कि कोई इश्यूज़ हो गए, सामाजिक इश्यूज़ हो गए, जैसे कि उसको पता होना चाहिए। इमोशनल बैलेंस करना आना चाहिए कि कहाँ रोना है, कहाँ हंसना है। इस पाठ योजना तैयार करते समय निम्नलिखित क्षेत्रों का ध्यान भी रखना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हम बातें कर रहे हैं यहाँ पे, ये सब चीज़ें उसमें ऐड अप होनी चाहिए। अगर करिकुलम में ये सब चीज़ें नहीं हैं तो इसका मतलब आप उसका यूज़लेस है आपका, कोई भी आप उससे बच्चे का कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट, हम भाषा कला, जैसे लैंग्वेज आनी चाहिए, रचनात्मक कला, क्रिएटिव आर्ट, जैसे कि कुछ बच्चे बहुत अच्छे ग्रीटिंग कार्ड्स बनाते हैं, कुछ बच्चे हैंडलूम करते हैं, जैसे कि वीविंग हो गई, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि बिना हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं बच्चे जो क्रिएटिव में आता है। विज्ञान और प्रकृति, साइंस और नेचर के बारे में बच्चे को पता होना चाहिए कि जैसे हमारे रिसोर्सेज हैं तो वो
एक ही बात मिलते हैं हमें। बच्चे को नहीं पता होगी तो वो चीज़ें भी इंक्लूड होनी चाहिए, रिसोर्सेज का पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। गणित, देखिए हर जगह हमें गणित पूछा जाता है, पूछा नहीं जाता मतलब ये हमारी डेली लाइफ में आ जाता है। किसी ने बोला चलो 4 लिफाफे थे, 1 लिफाफा चला गया। अगर तुम्हें गणित ही नहीं आता, बेसिक गणित, तो इट मीन्स कि पढ़ने का क्या ही फ़ायदा आपका। तो जब आप करिकुलम बना रहे हैं तो मैथ्स वहाँ पे होना चाहिए। सामाजिक शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। जैसे वही आ गया इस करिकुलम में, जैसे कि एक होता है म्यूज़िक। म्यूज़िक भी थोड़ा आपके अंदर ना इमोशंस लाता है। आप क्या करोगे, साइंस पढ़ पढ़ के आप लॉजिक ले आते हो दिमाग में, ठीक है, लॉजिक आ जाता है, बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हो आप। चलो सोशल साइंस पढ़ के भी आपका समाज के प्रति एक भाव जगता है कि मुझे इनके लिए वर्क करना है या ये वाला काम करना है, एक अच्छा काम हो सकता है। बट म्यूज़िक से क्या होता है ना कि आपको एक लयबद्धता या आपके इमोशंस, जो आपकी साइकोलॉजी काम कर रही होती है, आप कैसा सोचते हो, किसी गरीब को देखकर आप अ, हीन भावना आती है आपके अंदर या उसके लिए एम्पैथी आती है, आप क्या उसकी तरह सोच पाते हो। तो ये चीज़ें म्यूज़िक से बढ़ती हैं। म्यूज़िक जो होता है वो कहीं ना कहीं आपको इमोशनली स्टेबल करता है, ऐसा कह सकते हैं। और आर्ट और ये सब चीज़ें आपकी पाठ्य योजना में होनी चाहिए। पाठ्य योजना पता क्या होती है, सीधी सीधी बात करते हैं, दिनचर्या पाठ्य योजना, आई डोंट नो पाठ्य योजना किसे कहते हैं, मुझे नहीं पता क्योंकि हिंदी मैंने पढ़ी नहीं है ना। वीकली एंड मंथली डायरीज, एस्पेक्ट्स, प्रिंसिपल एंड यूजफुलनेस। देखिए वीकली मैंने अभी टाइम मैनेज की बात की तो ईयरली होता है, मंथली होता है, मंथली के बाद वीकली होता है, वीकली के बाद डेली। तो वीकली मंथली की बात करेंगे, डायरीज़ की। तकनीक का विकास होने से स्कूल की डायरी साप्ताहिक और मासिक अवधि में कंप्यूटर में तैयार की जाने लगी है। देखो पहले कंप्यूटर्स नहीं होते थे तो मेरे ख्याल से पढ़ाई तो होती नहीं होगी नहीं यार। देखो हमारे जो जो एजुकेशन सिस्टम था ना, ब्रिटिश के टाइम से चल रहा है, ठीक है। उस टाइम पे इतना प्रेवलेंट नहीं था, बट 1900 के बाद जब ब्रिटिश 47 में छोड़ के गए हमें, तो उससे पहले हमारा एजुकेशन सिस्टम काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो गया था। लोग 10th तक तो पढ़ते ही थे। और उस समय क्या होता था कि जो हमारी जो डायरीज़ होती थी, स्कूल में क्या काम करवाया जा रहा है क्या नहीं करवाया जा रहा है, उस पर इतना मेजर फोकस नहीं होता था, क्योंकि हमें इतना लूट चुके थे। और हम सब जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो 90% मतलब 70% तो इसमें विलेजर्स ही हैं, एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, रूरल एरिया ही है। अर्बन तो अभी हो रहा है, अभी कह सकते हैं अभी भी कमी है, बट कुछ हद तक। बट अब क्या होता है कि एक साप्ताहिक डायरी जो होती हैं या मासिक डायरीज़ होती हैं, जो कि कंप्यूटर पे ही बना लिया जाता है, एक कंप्यूटर होता है और उसमें ही हम शेड्यूल कर देते हैं और फिर वो नोटिस जारी कर देते हैं। जब से कोरोना आया तब से तो डिजिटल ही हो गया, ग्रुप्स बनना शुरू हो गए। क्लासरूम का एक ग्रुप होगा, उसी में ही आपकी पाठ्य योजना आ जाएगी। डेली क्या पढ़ाया टीचर ने वो आपको सारा अवधि बता देता है, क्या काम करके आना है वो एक उसमें लिख के दे देगा, फ़ोन में एक मैसेज डाल देगा, भाई ये करके आना। क्योंकि आज हर एक व्यक्ति के पास फ़ोन है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है गांव में जिसके पास फ़ोन नहीं है। स्कूल डायरी में आजकल के और आने वाले समय के शैक्षिक वर्ष के कार्यक्रमों का स्थान दिया जाता है। जब एक नया सूत्र आरंभ होता है तो शैक्षिक वर्ष के मध्य सूत्र की तिथियां इसमें अपने आप नोट कर दी जाती हैं। इसमें अन्य गतिविधियां जैसे स्टाफ मीटिंग, स्पोर्ट्स डे आदि का उल्लेखन भी किया जाता है। कि मतलब जो भी समय सारणी होती है, जो भी चीज़ें होती हैं, वो आपको कंप्यूटर में ही एक सिस्टम बनाया जाता है और उसी में ही कर दिया जाता है। सभी विद्यार्थी इसमें अपने निजी कार्यों को भी निजी लिख कर जोड़ सकते हैं। स्कूल डायरी को कंप्यूटर की एड्स एड्स से भी जोड़ा जाता है। क्या ये एडेंस एडेनेंस एडेन
जोड़ा जाता है क्योंकि उसकी हाजिरी स्कूल क्लास में नहीं लगाई जाती। काफ़ी न्यू है मेरे लिए। प्रोसीजर ऑफ व्यू द स्कूल डायरी। स्कूल डायरी को देखने का प्रोसीजर क्या होना चाहिए? सिलेक्ट द फोकस स्कूल डायरी टू डिस्प्ले द स्कूल डायरी पेज। इसलिए पिछले शैक्षिक सत्रों का वर्णन और आने वाले भविष्य के सत्रों का संभावित वर्णन होता है। एक विषय वर्ष या सत्र को देखने के लिए आइकन को क्लिक करें। भाई ये तो कंप्यूटर में ही होगा, इसका थोड़ा हमें नॉलेज दे देते तो अच्छा था। आज की घटनाओं को देखना, व्यूइंग टुडेज इवेंट। आज क्या हुआ है? आज टुडे बटन को क्लिक करने से आज की तिथि का सारी गतिविधियां सामने आ जाती हैं। किसी विशेष दिन की घटना का वर्णन, व्यूइंग द स्पेसिफिक डेज इवेंट्स। किसी विशेष तिथियों का बटन क्लिक करने से उस दिन की गतिविधियां सामने आ जाती हैं। व्यूइंग द वीक इवेंट्स। इस सप्ताह की कार्यविधि जानने के लिए कहाँ पहुंची थी? कार्यविधि जानने के लिए किसी विशेष तिथियों का बटन क्लिक करके उस दिन की गतिविधियां सामने आ जाती हैं। वीक इवेंट्स, मंथ इवेंट्स, ये सब चीज़ें हमें उस पोर्टल पे मिल जाती हैं। जैसे कि हम किसी भी कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, ठीक है, मान लो कि हम किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, हम उसको सर्च करेंगे, उसका वेबसाइट पोर्टल आ जाता है, उसमें ये बता देता है कि आने वाली तिथियों में क्या होने वाला है, आने वाले वीक्स में क्या होने वाला है, कौन कौन से नोटिस जारी किए गए हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो एक ही यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में बहुत सारे प्लान्स होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए एक पोर्टल बनाया जाता है, जिसकी वजह से हमें पूरी एक मतलब देखने को मिल जाता है। मान लो कि मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी, जैसे कि यूनिवर्सिटी कोई भी है, उसमें एक पोर्टल होता है करिकुलम का, एग्जामिनेशन का, डेट्स का, बहुत सारी चीज़ें, जैसे फैकल्टीज़ क्या हैं, टीचिंग स्टाफ कौन है, ये सब चीज़ें एक पोर्टल में लिखी जाती हैं। कुछ चीज़ें हो रही हैं, अपडेट हो रहा है, कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, वीक में कौन से हैं, मंथ्स में कौन से हैं, स्पेसिफिक जानकारियाँ जो भी है वो आपको एक पोर्टल में मिल जाती हैं। आप फ़ोन में भी देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको कंप्यूटर में बैठना है, फ़ोन में भी आजकल आ जाता है। स्कूल डायरी में महत्वपूर्ण आयोजनों को जोड़ना, एडिंग इवेंट्स टू द स्कूल डायरी। आवश्यक अनुमति लेने के बाद इसमें कई महत्वपूर्ण योजनाएं या घटनाएं को जोड़ सकते हैं। घटनाओं को स्कूल डायरी में जोड़ने के कितने ही तरीके हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। फोकस को चुने, स्कूल डायरी में स्कूल डायरी पेज आ जाता है। जब आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा ये सब चीज़ें, आपको ऐसे नहीं पता चलता। स्कूल की महत्वपूर्ण घटना का वर्णन खोलने के लिए स्कूल इवेंट को क्लिक करें। न्यू क्लिक इवेंट को करने के लिए सेलेक्ट करें पॉपअप मेन्यू में न्यू स्कूल। ये बस एक कंप्यूटर का बताया गया है कि अगर आप उसमें जाएंगे, डेली डायरी करेंगे, तो फिर उसमें ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। डिस्क्रिप्शन को एंटर करें जो कि स्कूल डायरी पर डिस्प्ले होता है। फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट को कैटेगरी को चुनें, जिससे फ़ोटो दूसरी कैटेगरीज में भी इसमें जोड़ी जा सकती हैं, जिसके लिए कैटेगरी बटन को दबाना पड़ता है। लेकिन इसके लिए आपके पास ऐसा करने की अनुमति होनी चाहिए। यदि महत्वपूर्ण घटना आयोजन पूरे दिन के लिए योजनाबद्ध है तो ऑल डे इवेंट्स पर सिलेक्ट करें। टाइम ड्रॉप डाउन लिस्ट हट जाएगी। कैलेंडर बटन को क्लिक करके वांछित तिथियों का चुनाव करें और फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट से स्टार्ट टाइम का चुनाव करें। ये सब चीज़ें हैं जो आपको बताएंगे कि कैसे योजना देखनी है, कैसे अपनी जो इवेंट हो रहे हैं वो देखेंगे स्कूल डायरी में जाके। तो ये उस स्कूल का जो स्कूल डायरी ऑप्शन होगा ना, उसमें अगर आपको परमिशन मिलेगी तो ही आप इसमें अपनी कर सकते हैं। एडिंग
इवेंट्स, अनेक बार होने वाली घटनाओं को जोड़ना। स्कूल डायरी में कुछ आयोजन नियमित रूप से होते रहते हैं, जैसे स्टाफ मीटिंग। इसमें यह भी संभव है कि एक बार इसमें आयोजन एंटर करें और दोबारा होने की वह अपने आप एंटर हो जाएगा। सेलेक्ट फोकस, स्कूल डायरी को स्कूल डायरी पेज में डिस्प्ले करते हैं और एक्शन बटन को क्लिक करें। प्रयोग किए जाने वाले इवेंट का चुनाव करें। ये सब चीज़ें काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो कि उसी में करेंगे तो समझ में आएगा। डेली पैटर्न, फिर इसके बाद ये इवेंट डे, ये सब नहीं हमारे काफ़ी अलग है। मतलब साप्ताहिक पैटर्न को अंकित करना, मासिक पैटर्न को दर्शाना, बार बार होने के लिए सीक्वेंस का स्टार्ट को एंटर करना। ये सब आप एक कंप्यूटर पे करोगे तो आपको ये समझ में आएगी, और यही आपको स्टेप्स लिख देने हैं पेपर में जाके। इसका क्या ही करेंगे। डिलीटिंग इवेंट्स, कोई चीज़ें आपको मान लो कि कुछ घटनाएं हो गई तो फिर डिलीट भी तो करना पड़ता है, तो फिर कंप्यूटर पोर्टल में जाके आपको डिलीट करना पड़ता है। विंडो होती है, उसको मिटाने के लिए अनडू दबाते हैं। ये सब चीज़ें हैं आपके। प्रिंटिंग द स्कूल डायरी को प्रिंट करवाना। कार्य कर रहे एसएमएस नेट के मदद से स्कूल डायरी प्रिंट की जाती है, और इसके अधिक जानकारी के लिए रिपोर्टिंग कैटलॉग को देखें। कैटलॉग हो ना भाई, ये पता नहीं कि यूजफुल ऑफ वीकली एंड मंथली डायरी, ये तो आप इंग्लिश में करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से। संस्थान के कार्य में वार्षिक और मासिक योजना, ईयरली एंड मंथली प्लान्स फॉर इंस्टीट्यूशनल वर्किंग। अब ये जो थे डेली, वीकली और मंथली थे। अब ये पूरे वर्ष योजना का निर्धारण करने के लिए स्कूल की योजना निर्माण संस्थान को शैक्षिक सत्र आरंभ होने के एक सप्ताह पहले मिलना चाहिए। इस संस्था को सत्र में होने वाले सभी कार्यों का विचार करना चाहिए। जिले में शैक्षिक अधिकारी को वार्षिक योजना की एक कॉपी दी जानी चाहिए। इस शिक्षा संस्था की सुझाव देने के लिए नीचे कुछ विवरण बताया गया है। एकेडमिक फील्ड, संस्थागत योजना में इस संस्था के सभी कार्यों में सुधार लेने के लिए सभी योजनाएं बनाई जाती हैं। किसी शिक्षण संस्थान का सबसे बड़ा कार्य संस्थान को बेहतर ढंग से आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराना है। दूसरी तरफ योजना का उद्देश्य पढ़ाने की तरीकों को बेहतर करना है। परीक्षा लेना, संस्था के काम आने वाले पदार्थ इकट्ठे करना, सिलेबस को तैयार करते समय विषय योजना और यूनिट प्लान की प्रत्येक विशेष के लिए उपलब्ध पीरियडों की संख्या, कार्य के दिन का ध्यान रखा जाना चाहिए। देखिए, ये ईयरली प्लान कैसे करते हैं। जब मान लो कि सत्र शुरू होने वाला है, न्यू बैच शुरू होने वाला है, मान लो कि 2nd क्लास के बच्चे अब 3rd क्लास में जाने वाले हैं, तो 3rd क्लास की जितनी भी एक्टिविटीज़ होने जा रही हैं, एक मीटिंग लेनी चाहिए मैनेजमेंट को, और एक मीटिंग लेकर ये सारी सराहनी बनानी चाहिए। साथ में बैठ के डिस्कशन होना चाहिए कि क्या हम पढ़ाने जा रहे हैं, क्या बेहतर हो सकता है, परीक्षाएं कब लेनी हैं, चीज़ें क्या काम आएंगी, सिलेबस क्या रहेगा, क्या योजना यूनिट प्लान्स करने पड़ेंगे, है ना। इन सब पीरियड की संख्या कितनी होनी चाहिए, कितना बच्चे को आना चाहिए, इस सिलेबस से बच्चे को क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए, ये सब चीज़ें उनको डिस्कशन करना चाहिए 1 हफ्ते पहले, सेशन शुरू होने से पहले। जो छुट्टियां होती हैं उसमें वो डिस्कशन करते हैं, फिर वो एक डिस्कशन करके एक प्रारूप तैयार करते हैं कि हाँ ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए। ये सब टीचर्स को बैठ के करना होता है। ओके, तो ये सब जब वो कर रहे होते हैं, वो एक कॉपी शिक्षण किसको देनी चाहिए, जो क्या नाम है वहाँ का जो कर्मचारी नहीं, जो आईएएस होता है, जो एजुकेशन मिनिस्टर नहीं, वो आईएएस होता है जो उस एरिया का होता है, उसको देनी चाहिए एक कॉपी। सिलेबस तैयार करते समय विषय के करना, परीक्षा लेने के लिए नए ढंग जो कि तकनीक पर आधारित हों अपनाए जाने चाहिए। प्रत्येक विषय की काउंसलिंग का निर्माण किया जाना चाहिए। हर एक विषय में
अव्वल हों बच्चे, हर चीज़ अच्छी चीज़ से सीखें, वो सब चीज़ें यहाँ पे प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि प्लानिंग से ही बच्चा या टीचर उसको कर पाएगा। वरिष्ठ अध्यापकों को इस काउंसलिंग का हेड बनाया जाना चाहिए, जैसे कि GN वालिया सर जी हैं, जो कि सेमिनार्स के हेड होते हैं। वो क्या करते हैं, NEP को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हुए हर चीज़ को बता रहे हैं कि हाउ वी विल मैनेज दिस। सिर्फ क्लासरूम की बात नहीं है, ये पूरी मैनेजमेंट की भी बात होती है। एक टीचर पढ़ा रहा है, एक टीचर से पूरा समाज नहीं चेंज हो सकता। जब सब टीचर करेंगे ऐसा एक स्कूल में, तब वो समाज में जाएगा, तो हमारा नाम होगा, नहीं तो कोई भी नाम आपका नहीं देखेगा। वही जॉब करो 1 to 9 to 1 and get the money what you are doing. Okay, so अपनाए जाने चाहिए। प्रत्येक विषय में विषय की काउंसलिंग का निर्माण किया जाना चाहिए। वरिष्ठ अध्यापकों को इस काउंसलिंग का हेड बनाना चाहिए, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा हुआ होगा, तो वो हेड बनेंगे तो वो इजीली उनको अंडरस्टैंड करवा सकते हैं कोई भी चीज़ को। क्लासरूम में निर्देश देने के लिए भी उचित सिस्टम होना चाहिए। अध्यापक पिछड़ रहे बच्चों को पहचान कर उनका सुधार करने का प्रयत्न करते रहते हैं। शिक्षा देने की नई तकनीक, क्रियात्मक ढंग या सुपरवाइज शिक्षा ढंग अपनाई जानी चाहिए। एकेडमिक हो गया ये तो, टीचिंग लर्निंग एड्स, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो सिस्टम ख़त्म हो गया है जहाँ पे टीचर सिर्फ बोलता था, लेक्चर कर देता था और बच्चे चुपचाप पढ़ लेते थे। आज वो समय नहीं रहा। अब टीचर को एड्स का यूज़ करना है, रियल लाइफ सिचुएशंस क्रिएट करनी है, काफ़ी चैलेंजिंग हो गया। तो संस्थागत योजना में शिक्षा देने के संसाधनों पर भी गौर किया जाता है। अध्यापक को शिक्षा देने के लिए कुछ संसाधनों की ज़रूरत होती है जो उसको पर्याप्त होनी चाहिए। अगर टीचर को क्लासरूम में बराबर तरीके से एडजस्टमेंट करनी है, बच्चे को हर चीज़ आनी चाहिए, तो उसको जो जो चीज़ें उसमें यूज़ होंगी, मॉडल्स यूज़ किए जाएंगे, जो भी वो पढ़ाने के लिए कोई भी चीज़ यूज़ होगा तो उसको प्राप्त तो होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक, टीचर गाइडेंस, रेफरेंस बुक की शक्ल में हो सकते हैं। लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, बोटैनिकल गार्डन आदि भी सहायक हो सकते हैं। शैक्षिक साधन जैसे नक्शे, चार्ट, पेपर्स, डस्टर, ऑडियो विजुअल यंत्र भी इसी श्रेणी के आते हैं। देखो कि अगर टीचर को समझानी कोई चीज़ तो वो अपने घर से लाएगा, तो वो कितना अपना ही खर्चा करेगा, तो कैसे वो बच्चे तक वो चीज़ पहुंचेगी। अगर ये शैक्षिक चीज़ें ही वो अगर वहाँ से ही उसको मिल जाएंगी, संस्थान से, वो इजीली उसको पढ़ा पाएगा, अंडरस्टैंड कर पाएगा। संस्थागत योजना में सामुदायिक संसाधनों की मदद से इन पदार्थिक यंत्रों का उपलब्ध कराया जाना चाहिए। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम में अलग क्षेत्र। देखो एकेडमिक्स में करिकुलम क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, कैसे पीरियड्स होंगे, कैसे उनकी टाइम सराहनी होगी। जो पिछड़े बच्चे हैं, जो नहीं पढ़ पाए हैं या अंडरस्टैंड नहीं होता, जो वीक हैं, उनको कैसे आगे लेके जाना है, ये हो गया। दूसरा, टीचिंग एड्स भी प्रॉपर दिए जाने चाहिए। अगर वो नहीं दिए गए तो हाँ, कुछ नहीं हो पाएगा ज़िंदगी में। पाठ्यक्रम से अलग क्षेत्र, को करिकुलर फील्ड, पढ़ाई के अतिरिक्त दूसरे क्षेत्र में भी जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं उसका वर्णन किया जाना चाहिए। एग्जीबिशंस हो गए, एक्सकर्शन हो गए, गेम्स एंड स्पोर्ट्स हो गए, लाइब्रेरी कल्चरल प्रोग्राम्स हो गए, आर्ट, फाइंस, आर्ट क्राफ्ट, हॉबीज़ एंड सो ऑन। जैसे कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, जैसे कि हमारी भांजी जो कि ड्राइंग में काफ़ी उसका हाथ खुला हुआ, आर्ट हो गया वो। कुछ बच्चे होते हैं गेम्स में बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं या दौड़ अच्छा ही निकाल लेते हैं, फिजिकली फिट होते हैं, तो उसको गेम्स में आगे लेके जाना चाहिए। तीसरे बच्चे जो एग्जीबिशंस, मतलब उनको मॉडल बनाने में बहुत दिलचस्पी होती है, एक्सकर्शंस होते हैं, कल्चरल जैसे कि डांस में उनको आना चाहिए, लाइब्रेरी, ये सब चीज़ें बच्चे को थोड़ा एक्सप्लोर करवाना चाहिए, सो दैट कि वो बच्चे को पता चले कि ये भी चीज़ें होती हैं जो लाइफ में इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। योजना में विषय संबंधित क्लब जैसे साइंस क्लब का वर्णन होना चाहिए। ACC, NCC
दूसरी, शारीरिक फिटनेस की क्रियाओं को शामिल किया जाना चाहिए। चौथा आ गया डिसिप्लिन एंड टीचर प्यूपल पर्सनल सर्विस। अच्छी संस्थागत योजना में अध्यापक शिष्य के व्यक्तिगत संबंध और अनुशासन को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। जब अध्यापक और विद्यार्थी अपने आप में अच्छे अच्छे वातावरण में पाते हैं तो शिक्षा का स्तर ऊंचा हो जाता है। इसके लिए योजना में उनकी व्यक्तिगत सेवा जैसे स्वास्थ्य मार्गदर्शन, छात्रावास, ट्यूटोरियल्स, मिड डे मील, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक गतिविधियों का भी उल्लेख होना चाहिए। देखो, ये सब चीज़ें तो हो गई, चलो को करिकुलर एक्टिविटीज़ एकेडमिक हो गई, करिकुलम हो गया। और जब तक टीचर और स्टूडेंट के बीच में अच्छा संबंध नहीं होगा, टीचर नहीं समझ पाएगा बच्चे को, तो बच्चे का दिमाग मनोवैज्ञानिक, टीचर एक मनोवैज्ञानिक है, उसको समझ में आना चाहिए इसको क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये नहीं कि अपना थोपे जा रहा है, अपनी योजना व्यक्तिगत उसको पता चलना चाहिए कि टीचर एक मार्गदर्शक है। क्योंकि वो जैसा जैसा वो एक्टिविटीज़ करेगा, जैसा वो बोलता है, जैसे उसके विचार हैं, वो काफ़ी इम्पैक्टफुल होते हैं बच्चे के ऊपर। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि मिड डे मील, बच्चे ने खाना खाया कि नहीं खाया, टीचर को पता होना चाहिए। मतलब टीचर एक दूसरा पेरेंट होता है ना, कहते हैं ना पेरेंट। आर्थिक और मनोवैज्ञानिक गतिविधियों का उल्लेख दिया जाना चाहिए। देखिए, ये आ गया करिकुलर हो गया, को करिकुलर हो गया, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शनल एड्स हो गया, डिसिप्लिन एंड वेलफेयर हो गया। वही कंक्लूड करके इन्होंने ऐसे टेबल कंटेंट में दे दिया। डिटेल ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, करिकुलर शिक्षा के ढंग को बेहतर बनाना, सिलेबस का उचित वितरण, ये सब चीज़ें। शिक्षा स्तर पिछड़े बच्चों को पढ़ाने की विशेष क्लासेस होनी चाहिए। मान लो कि जो बैकवर्ड बच्चे हैं, जो नहीं पढ़ पाए हैं, जो फर्स्ट लर्नर है, फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, उनको ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे भी समाज में जा रहे हैं और उनको अच्छी सी एजुकेशन नहीं मिली आपके स्कूल में। स्कूल का उद्देश्य यही होता है कि बच्चे के सर्वांगीण विकास हो। तो अगर उसको वो चीज़ें वहाँ पे नहीं मिल पा रही हैं तो डेफिनेटली वो बैकलॉग हो जाता है। हमारे स्कूल में तो पूरी हुई है। आई एम ब्लेस्ड वन कि मुझे हर चीज़ देखने मिली है, समझने मिली है, अंडरस्टैंड करने मिली है, क्योंकि बच्चे का इतना कैपेबल नहीं होता दिमाग की वो ये चीज़ें समझ पाएँ। कुछ टाइम बाद उनको समझ में आता है कि हाँ, ये पार्टिसिपेशन भी कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। हाँ, हमारे मम्मी पापा कहते थे कि नंबर अच्छे आने चाहिए, पास होना चाहिए, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मेजरली फोकस रहते हैं टीचर का भी और पेरेंट का। पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं टू टेक पार्टिसिपेट, और टीचर का भी होता है। हमारे टाइम पे क्या होता था कि जब क्लासरूम में कोई एक्टिविटीज़ होती थी, वी आर जस्ट शट आवर माउथ। कभी भी हम लोग ने इंडिविजुअली पार्टिसिपेशन करने के लिए हाँ नहीं कहा, क्योंकि हमें लगता था कि हमें क्या लगता था, हमें तो लगता ही नहीं था, क्योंकि हमारा दिमाग इतना परिपक्व थोड़ी ना था, मैच्योर थोड़ा ना था। ये करने से हमें क्या मिलेगा, हम तो जस्ट क्राउड के साथ थे, है ना। बच्चा तो क्राउड ही होता है, जैसा उसका फ्रेंड करेगा वैसा ही करते चला जाएगा। हालांकि वो भी हमारे फ्रेंड्स होते थे जो पार्टिसिपेट करते थे। आज काफ़ी उनके व्यक्तित्व में सुधार देखने को मिलता है कि वो अच्छे से बोल पाते हैं, कॉन्फिडेंट होके वो किसी से भी बातचीत कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको टाइमली समझ में आती हैं। जब आप छोटे होते हो तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता है, आप खुल नहीं पाते हो, आप रेस्ट्रिक्टेड होते हो, क्योंकि हमारे पेरेंट्स कहते थे कि कहीं नहीं देखना, सीधे जाना सीधे आना। हम क्योंकि पढ़ने जाते हैं, हम कुछ और करने नहीं जाते, तो हमारा मेजर फोकस होता था पढ़ने का, और मेरा भी यही रहा। मैंने कभी भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया। दैट लैकेज माई पर्सनैलिटी, वो कहीं ना कहीं लैकेज हो गया। आज मैं कह सकती हूँ कि मैं इंट्रोवर्ट कह सकते हैं, अपने दुनिया में अच्छे से बोल पाती हूँ, बट जब 4 लोगों के बीच में बोलना हो तो दैट मीन्स मैं वहाँ डिफेक्ट पीस कहलाती हूँ।
कहने का मतलब है कि इंडिविजुअली आई कैन बी अ माई सेल्फ, आई कैन प्रूव माई सेल्फ एनीथिंग एनी वे, बट वेन फोर पीपल्स अराउंड मी आई कांट बी सक्सेसफुली कॉन्फिडेंटली आई स्पीक ऑनवर्ड्स देम। मैं कभी भी नहीं बोल पाऊँगी, कभी भी गा नहीं पाऊँगी, कभी भी मैं उसके सामने डांस नहीं कर पाऊँगी, कभी भी कोई भी एक्टिविटीज़ जो है जो कॉलेजेस में होती हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, गेम्स होती हैं, हाँ कुछ कुछ में मैंने पार्टिसिपेट किया, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि एक रिले रेस होती है उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, एक स्पीच में पार्टिसिपेट किया, उसकी वजह से मेरी स्पीच आप देख ही सकते हैं कितनी अच्छी हो गई है। एंड उसके बाद अगर देखें, थोड़ा सिंगिंग में पार्टिसिपेट किया, थोड़ा एक्शन में, थोड़ा ऐसे मतलब हर चीज़ में छोटा छोटा पार्टिसिपेट किया। और कुछ कंपटीशन ऐसे होते थे जिसमें सब लोगों ने पार्टिसिपेट करना होता था, तो जैसे कि रंगोली कंपटीशन हो गया, एग्जीबिशन कंपटीशन हो गया, मॉडल्स बनाना, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गई, जो कि काफ़ी बच्चे का सर्वांगीण विकास करने में मदद रखती है। इससे क्या होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होता है किसी भी चीज़ को करने का। फिर जब वो बड़ा होता है वो सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट हो जाता है, वो खुद ही करना चाहता है वो चीज़, है ना। पहले टीचर को ही उसके अंदर लाना पड़ता है। तो एक तो हो गया एकेडमिक्स, दूसरा हो गया को करिकुलर एक्टिविटीज़, जो कि सांस्कृतिक और लाइब्रेरी की क्रियाओं को करवाना होता है। जैसे कि लाइब्रेरी में क्यों जाते थे हम लोग बचपन में, वहाँ रीडिंग करें। तो रीडिंग का हमें कोई एक अच्छा, जब क्लासरूम में हम रीडिंग करने जाते थे लाइब्रेरी में, तो हमें कभी भी ये नहीं बताया गया कि रीडिंग क्यों करते हैं, क्यों ज़रूरी है, क्या होगा इससे, नेवर बी टेल्ड। इसलिए हम लोग मस्ती करके आ जाते थे। हाँ, लाइब्रेरी पीरियड हमेशा होता था हमारा, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, हमेशा होता था। और हम हमेशा जाते थे, और कोई भी बुक्स उठाई, फटाफट हमने खोली और देखते थे क्या पढ़ना है। तो मतलब ऐसे ही मतलब हवा में ही पढ़ते थे। अब जाके पता चला कि रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑथर्स, फॉर राइटर्स एंड समथिंग एल्स हु आर लर्नर, जो लर्न करना चाहता है, कुछ समझना चाहता है, कुछ वाइजली चीज़ें पढ़ना चाहता है। तो लाइब्रेरी की क्रियाओं को करवाना, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भी, डांस हो गए, स्किट हो गई, रोल प्ले हो गए, डायलॉग बाजी हो गई, ये सभी चीज़ें सांस्कृतिक आ गई। स्कूल मैगजीन का संपादन करना, वैज्ञानिक या ऐतिहासिक सैर सपाटा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार, जैसे कि त्यौहार को मनाना, जैसे कि 15 अगस्त हो गया, वीमेंस डे हो गया, 2 अक्टूबर हो गया, जैसे कि टीचर्स डे हो गया, ये सब चीज़ें मनाना, जिससे कि बच्चे को पता चलता है कि हाँ इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए, ये हमें हमारी डाइवर्सिटी को दर्शाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार भी होते हैं, मोस्टली हमें राष्ट्रीय पता होनी चाहिए, तब हम अंतर्राष्ट्रीय पे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय की ज़रूरत नहीं होती जितनी राष्ट्रीय की ज़रूरत होती है। खेलों का आयोजन करवाना, एनुअल गेम्स डे होता था हमारा, एनुअली हमें गेम्स होता था जिसमें हम गेम्स में पार्टिसिपेट करते थे। खेलों का आयोजन करना, खेलों का आयोजन करते थे, रिले रेस हो गई, बोरा रेस हो गई, शॉर्ट पुट, लॉन्ग पुट, डिस्क, और मतलब बहुत सारी चीज़ें, खो खो, कबड्डी, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ होती थी। बोरा रेस, रिले रेस, 100 मीटर रेस, नींबू को और चम्मच में डाल के वो सिस्टम, वो वाला। तो मतलब काफ़ी प्रकार की होती थी, उसमें मैंने एक में ही पार्टिसिपेट करती थी जो कि रिले रेस थी। और एक बार रिले में किया था, एक बार बोरे में किया था, एक बार खो खो में किया था, 3 बार। एक बार मैंने शॉर्ट डिस्क में भी किया था, डिस्क जो गोला फेंक होता है ना, वो वाला, एक जैवलिन थ्रू वाला होता है, वो किया था। तो इसलिए थोड़ा नॉलेज है मुझे कि गेम्स में पार्टिसिपेट करना कितना ज़रूरी है। उससे टीम स्पिरिट आती है, आपको आप फिज़िकली फिट रहते हो। और खेलों का आयोजन करवाना, इस ये सिर्फ को करिकुलर में आता है। क्लब, साइंस क्लब, जैसे कि साइंस एग्जीबिशन होता है हमारा, जब हमारा एनुअल फंक्शन होता था, उसमें ही एग्जीबिशंस होते थे अलग अलग। हर बच्चों ने अपना अपना आर्ट वर्क बनाया होता था, कोई ड्राइंगर होता था, कोई कोई मेहंदी आर्टिस्ट होता था, कोई वीविंग वाला होता था, मतलब डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ, जैसे कि कोई आयुर्वेदिक हो गया,
मतलब अपने प्रकार के एक एग्जीबिशन तैयार करते थे, एक स्टॉल तैयार करते थे, जिसको स्टॉल बोलते हैं, और स्टॉल में अपने अपनी प्रोडक्ट रखते थे। मान लो कि एक एक लड़की थी जिसका नाम नीलू था। वो क्या करती थी, बहुत सारे पैटर्न बनाए थे उसने, अपनी मेहंदी के पैटर्न्स, और उसकी 5-6 बुक्स भर चुकी थी उस पैटर्न से। और उसने मेहंदी भी रखी थी उस स्टॉल पे, जिसने लगवानी है वो लगवा भी सकता। तो उसका एक इससे क्या होता है, उसकी थोड़ी सी अर्निंग, और लोग उसकी स्टॉल को देखने आए, उसकी जो आर्ट वर्क था उसका वो डेवलप हुआ। कुछ ऐसे सेक्शंस थे जिसमें जो होता है ना, उलकुले उलकुले होता है जो बजाने वाला, वो बजाने आता था किस बच्चों को, कुछ बच्चों को अपना केशो आता था, कीपैड बजा लेते थे। कुछ बच्चे आयुर्वेदिक, जैसे कि आयुर्वेदिक कुछ जड़ी बूटियाँ बेच रहे हैं, कुछ डिफरेंट डिफरेंट एग्जीबिशंस होते हैं। साइंस क्लब भी हो गया वो भी। हाबी सेंटर आई डोंट नो क्या होता है। इंस्ट्रक्शनल एड्स, ऑडियो विजुअल की तैयारी, मॉडल चार्ट तैयार करना, प्रयोगशाला के यंत्र और लाइब्रेरी आदि। देखो क्लासरूम देखी होगी, काफ़ी वाइब्रेंट होती है, कि हर एक क्लासरूम में कार्टून्स बने होते हैं, बढ़िया सी डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ होते हैं क्लासरूम में। तो कितना मतलब कि उस क्लासरूम को कितना मतलब वो कर देते हैं एकदम, मतलब वाइब्रेंट होती है। बच्चे को कलर से बहुत प्रेम होता है, छोटा सा बच्चा जो होता है उसको कलर से इतना प्रेम होता है कि वो उससे बहुत अट्रैक्ट फील करता है। सबसे पहले वो कलर को ही अपना दोस्त बनाता है। तो इसलिए ऑडियो विजुअल एड्स इसमें ही काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जब ये चीज़ें हो रही होती हैं। डिसिप्लिन और वेलफेयर, विद्यार्थी संगठन बनाना, कि कुछ बच्चे होते हैं जैसे काफ़ी वीक होते हैं, कुछ बहुत टैलेंटेड होते हैं। टैलेंटेड वो अलग अलग एटमॉस्फेयर से आए होते हैं, इसलिए वो टैलेंटेड होते हैं। कोई जन्म से पैदा नहीं हो जाता टैलेंटेड, उसको वैसा बिहेवियर या इमिटेशन के माध्यम से वो ऐसा हो जाता है। जब वो स्कूल में आता है तो कुछ वीक भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। तो उन हेट्रोजीनियस ग्रुप को बना बना के एक संगठन बनाया जा सकता है टीचर्स के द्वारा, सो दैट कि बच्चे जो नहीं, जिसको नहीं भी आता वो भी सीख जाएं, और जिनको आता है वो औरों को कुछ और सिखा दें, है ना। अध्यापक माता पिता की मीटिंग रखाना, स्वयं शासित दिन, स्वशासित दिन। नेक्स्ट, अब हमारे क्वेश्चंस आ गए। गिव फ्यू टिप्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ टाइम, कैसे आप मैनेज करेंगे, कुछ टाइम टिप्स दीजिए। व्हाट आर द यूजफुल और वीकली मंथली डायरीज, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। 2 बेसिक रिसोर्सेज ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट, 2 शैक्षिक प्रबंधन बताइए एजुकेशन मैनेजमेंट के लिए। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम शेड्यूल फॉर टीचर, क्या टाइम शेड्यूल होना चाहिए टीचर के लिए, क्या वो ज़रूरी है, टाइम टेबल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम और नॉट। प्रिपरेशन ऑफ डेली, डिटेल्ड नोट लिखिए। तो ये कुछ लॉन्ग आंसर्स में आएंगे क्वेश्चंस, और ये शॉर्ट्स में आएंगे, जैसे कि कुछ टिप्स देना या यूज़फुल वीकली और ये सब। तो यहाँ पे हमारी पीडीएफ भी कंप्लीट होती है। तो फ्रेंड्स, होप यू विल लाइक ऑल द क्राइटेरिया वेयर वी आर कवरिंग ऑल द स्टफ। तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, क्योंकि ये चीज़ें हिंदी मीडियम में है, और 3rd चैप्टर है। 3rd चैप्टर का कुछ पार्ट हमने अभी कंप्लीट किया है। होप यू विल लाइक, एंड इफ़ यू लाइक, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू लाइक दिस। एंड और ये पढ़ते पढ़ते समय मुझे अपना टाइम याद आ गया कि मैं भी ऐसे बहुत चीज़ों में पार्टिसिपेट, कुछ मैं रह गई और उसको मैं अभी सुधारूँगी। ऑब्वियसली जब आपको कोई चीज़ का मतलब मौका नहीं मिला होता ना, उसको आप बाद में सुधारते हो। मुझे तो यही करना है। तो जो चीज़ नहीं हुई होती है उसको आपको करके देखना होता है, एक्सप्लोर करना होता है। लाइफ एक ही है, हर चीज़ को करके देखना चाहिए दोस्तों। क्या पता आपका किस में सिक्का चलना शुरू हो जाए। तो कहते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मान लो कि अगर आप कुछ करना चाहते हो जीवन में, ठीक है, तो हर महीने एक चैलेंज सेट करो अपना। 1 महीने में मैं ये काम करूँगा, क्या मैं इसमें इंटरेस्ट ले पा रहा हूँ। तो हर चीज़ को करके देखो, एक्सपेरिमेंट करने की लाइफ है, हर चीज़ करके देखनी चाहिए। जिम करके देखो,
डांस करके देखो, हर वैरायटी का डांस करके देखो, गाना गा के देखो, बोलना सीखो, कम्युनिकेशन सुधारो, डायरी राइटिंग करो, राइटिंग करके देखो, रीडिंग करके देखो। अगर आप रीडर नहीं हो, आप रीड करो, कुछ आपके आपके इंटरेस्ट का रीड करो। डेली डायरी बनाओ, अपना एक्सपेंसेस लिखो, मैनेज करना आना चाहिए, टाइम मैनेज करो, हाउ यू विल मैनेज, हर चीज़ को एक्सप्लोर करके देखो। लाइफ एक ही है, आप हर चीज़ को करके देखोगे, पर टाइम बाउंड में रख के देखना। इससे क्या होगा कि आपको हर चीज़ आएगी। इससे क्या होता है, आप एक्सप्लोर करते हो हर चीज़ को, आपको बहुत नॉलेज हो जाती है, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ की नॉलेज हो जाती है। जब आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आप बहुत सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो, डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी, जिससे कि आपको हर एग्ज़ाम की थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाती है। ठीक है, वैसे ही जब आप स्कूल में जाते हो तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स पता चलते हैं। जब आप पढ़ रहे होते हो एज अ स्टूडेंट, तो भी आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की नॉलेज होती है। तो मतलब हर जगह आपका कुछ ना कुछ आप सीख रहे होते हो। तो होप यू विल लाइक दिस वीडियो। या काफ़ी लंबी चली गई वीडियो। ये था मैनेजमेंट का थर्ड यूनिट का सब टॉपिक था, जो कि अभी हमने रीड आउट किया। फ्रेंड्स, इफ़ यू विल लाइक दिस वीडियो, डू लेट मी नो। ओके, थैंक यू।